हेलो एंड नमस्ते एस्पिरेंट्स। बीपीएससी ऑल इंडिया टेस्ट प्रीलिम्स का जो हम कंडक्ट करवा रहे हैं, नोटबुक आईएएस की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमने प्राइज मनी भी रखी है। तो आपके टैलेंट को हम एक रिवॉर्ड भी दे रहे हैं यहाँ पर। और उसी कड़ी में आज जो है हम इसका एनालिसिस करने के लिए आए हैं। अभी आपका ही टेस्ट हुआ होगा और आपने किस तरीके से परफॉर्म किया है उसका आपको एनालाइज मिलेगा। क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन करने पर नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, फिर आपको भी बल्कि लगेगी, आपको देखने का मन नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसके 2-3 इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स अगर लगेंगे उसको हम बताते चलेंगे और साथ के साथ उसका आंसर आपको देंगे। मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे वो अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए हम अलग आपका कमेंट होगा तो अलग से सेपरेट जो वीडियो बना देंगे। कुछ 10 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के हमेशा बीपीएससी में, तो उसको लेकर के हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। यहाँ मैं आपको मैथ्स के भी क्वेश्चन का आंसर बता दूंगी, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, एनालाइज कर लीजिएगा। बाद में मैथ्स के आप प्रैक्टिस करके कितने सही हैं कितने गलत हैं आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं। बाकी जीएस के जितने भी क्वेश्चन है उसको शॉर्ट में आंसर बताते चलूंगी, साथ के साथ में उसका क्या आपका एनालिसिस होना चाहिए, किस तरीके से हम उस आंसर पे पहुंचे, इसके बारे में भी बताते चलूंगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 1 बाय 1 करके। सबसे पहला क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड, किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। ठीक है, जैसे हमें मालूम है कि जो भाग 5 होता है उसमें आपको केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, पार्लियामेंट, उसके बारे में चीज़ें मेंशन होती हैं, और भाग 6 में आपको राज्यों से रिलेटेड सारे प्रावधान होते हैं जिसमें राज्यपाल से चीज़ें शुरू होती हैं। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में सारा जो आपका प्रोविजंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बातचीत की जा रही है किसके बारे में, राज्यपाल के बारे में। ठीक है, गवर्नर जो होता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो उसके पास कौन कौन से पावर्स होते हैं, वो कौन कौन से काम कर सकता है। पहला स्टेटमेंट है वह केवल कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों का विवेक प्रयोग करता है। तो देखिए जहां पर भी केवल टर्म लग जाता है मतलब समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है, इट मीन्स कि थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, इसको देखेंगे अभी। अगला जो स्टेटमेंट है उसे हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करना चाहिए। देखिए अगर हम पहले स्टेटमेंट को ही पकड़ लें कि केवल कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों के साथ साथ कुछ विवेकशील भी शक्तियां होती हैं जो कि राज्यपाल के विवेक पर, स्वविवेक पर डिपेंड करती हैं, और भी एडिशनल चीज़ें वो करते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, जैसे कि वो चांसलर होते हैं किसी भी मान लीजिए कि कोई भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तो वहाँ के वो चांसलर भी हो सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें, तो बहुत एडिशनल काम भी उनके होते हैं। दूसरी चीज़ है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इन्हें हमेशा मंत्रिपरिषद की सहायता से, देखिए जो स्वविवेक वाले काम होते हैं ना उसमें मंत्रिपरिषद की सहायता की ज़रूरत नहीं होती। और ये स्वविवेक कहाँ पर होता है, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 200 और 201, किसी बिल को असेंट देना है या नहीं देना है और कौन से बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखना है, इसका जो पूरा निर्णय होता है वो कौन करता है, वो राज्यपाल के ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमेशा ये नहीं बोल सकते कि उनको हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करना होगा। बाकी ये ज़रूर है कि 163 जो आर्टिकल होता है वो मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है राज्यों के अंदर में, और वहाँ पर ये मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह मशवरा देने के लिए ही बनाए गए होते हैं। उनके जो कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव्स के जो भी नीतियाँ हैं उसको अच्छे तरीके से काम करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गए, गलत हो गए। तीसरा है उनके पास राज्य वित्त आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति है। तो यहाँ पर जो बात होती है ना कि उनके पास राज्य वित्त आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति होती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हटाने की शक्ति जो है वो नहीं होती। स्टेट लेजिस्लेचर में जब बात होती है राज्य वित्त आयोग के गठन की, जिस तरीके से आर्टिकल 280 के तहत केंद्र में वित्त आयोग होता है जिसका गठन राष्ट्रपति करते, बिल्कुल सेम जो होता है वो राज्यों के अंदर जो राज्य वित्त आयोग होता है, जिनका काम क्या होता है, पंचायत के लेवल पे जो भी फंडिंग वगैरह से रिलेटेड मामले होते हैं वो देखने का। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये प्रोविजंस डाले गए थे। तो यहाँ पर राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो तो करते हैं कौन, राज्यपाल, लेकिन उनको हटाने की जो अथॉरिटी होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा इसमें गलत है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आर्टिकल की अगर बात करें कि कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो राज्य वित्त आयोग का गठन होता है, तो राज्यों में जो आर्टिकल 243 है, जैसे हमें मालूम है आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक आपको पूरा पंचायतों से रिलेटेड प्रोविजंस मिलते हैं, और उसके बाद म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड चीज़ें शुरू होती हैं। तो आर्टिकल 243I में जो है वो राज्य वित्त आयोग से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया क्या था कि कौन सा कथन सही है, ना तो एक सही है, ना 2 सही है, ना 3, तो उपयुक्त में से कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है, इसलिए आपका 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसे जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के दायरे के अंदर लाया? तो राइट टू जो लाइफ है वो आपको मालूम है कि आर्टिकल 21 के तहत आता है, और यहाँ पर जो है इन चारों में से कौन सी चीज़ें वो राइट टू लाइफ के अंदर आती हैं, यानी कि आर्टिकल कहना चाहिए 21 के अंदर आती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले बात की जाए अगर न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है, अभी देखेंगे। दूसरा है साल में 100 डेज यानी कि 100 दिन रोजगार की गारंटी का अधिकार। जहाँ पर भी गारंटी हो वहाँ पर समझ लीजिए कि राज्य कभी भी अपने गले के ऊपर में फांसी का फंदा नहीं लगाएगा। अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया 100 डेज का रोजगार का, तो मतलब कि हर फील्ड में इंसान जो है वो रोजगार मांगेगा, नहीं मिला तो आर्टिकल 32 के तहत क्या जाएगा कि भैया यहाँ मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, गवर्नमेंट मुझे 100 डेज का जॉब प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, सीधे मामला कोर्ट में पहुँचेगा। इसलिए गारंटी अभी 100 डेज की कहीं पर भी नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का। अभी आप देख रहे होंगे अलग अलग जगहों पर यहाँ पर यही मुद्दा चल रहा है कि एटलीस्ट न्यूनतम जो कहना चाहिए कि मिनिमम जो वेज है वो एक तरीके से फिक्स होना चाहिए कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अभी भी ये चीज़ें नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, अलग अलग फील्ड अलग अलग स्किल के हिसाब से चीज़ें हैं। तो ये भी जो है वो आपका कहना चाहिए आर्टिकल 21 के अंदर नहीं आएगा अगर आप क्लियर कट देखें तो, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, सम्मान से जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन। इंदिरा जो मेनका गांधी वाला मामला था आपको मालूम है, जो वहाँ पर विदेश यात्रा को लेकर के बातें चल रही थी, तो उस समय में ही राइट टू लिव विद डिग्निटी की बात हुई थी। तो ये जो है वो आपके 21 के अंतर्गत आएगा। और राइट टू लाइवलीहुड जो यानी कि आजीविका का अधिकार भी जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 3 और 4 दोनों ही आपके आर्टिकल 21 में आते हैं, इसलिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वो क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी ऊपर के 2 जो हैं वो आपको एक तरीके से डीपीएसपी के तहत आपको प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन अभी उसको 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था वैसे तो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कर लगाने वाला विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 117 क्या बात बोल रहा है, देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कर लगाने वाला विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर राष्ट्रपति की अनुशंसा की जरूरत होती है? सबसे पहले तो बात ये होती है कि जो आपका मनी बिल होता है आर्टिकल 110, यहाँ पर आपको सबसे पहले मनी बिल पेश करने की शर्त ही होती है कि लोकसभा में पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा उनकी सहमति के बाद ही पेश किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने 117 क्यों लिया है? क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ ऐसे जो मनी बिल्स होते हैं जिनको क्या किया जाता है, एज अ वित्त विधेयक उनमें चीज़ें मेंशन की जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हमें मालूम है 117 में क्या है, वित्त विधेयक से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसमें 2 पार्ट हैं, 2 कैटेगरीज हैं। एक जो पहली वाली कैटेगरी होती है ना, उसमें मनी बिल से रिलेटेड भी कुछ बिल्स होते हैं, ठीक है, जिनको राष्ट्रपति के अनुशंसा के बाद ही पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी ऑप्शंस में से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको ऑप्शन नंबर ए दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 117 का 2 होता है उसको आप नॉर्मल बिल की तरह, नॉर्मल वित्त विधेयक की तरह क्या करते हैं, पेश करते हैं। लेकिन जो भी प्रोविजंस 1 में होते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 1 में 2 कैटेगरीज होती हैं। एक तो कुछ ऐसे बिल होते हैं जो नॉर्मली रखे जाते हैं, दूसरे कुछ ऐसे बिल होते हैं जिनको मनी बिल में, मनी बिल की तरह क्या किया गया होता है, उन सारे कानून को मनी बिल के रूप में यहाँ पर भी मेंशन किया गया होता है कि वित्त विधेयक के अंदर ये प्रोविजंस है। मान लीजिए मान लीजिए आर्टिकल 117 के अंदर में ए बी सी इस तरीके से आपके अलग अलग प्रोविजंस है, फंडिंग से रिलेटेड, कर से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अब मान लीजिए इनमें से कोई 2 जो है जिसका रिलेशन आपको 110 के तहत मनी बिल में दिखा दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 2 बिल होंगे ना आर्टिकल 117 के अंतर्गत, इनको भी पेश करने के लिए पहले राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत होगी। बाकी जो 2 हैं वो नॉर्मल आपके साधारण विधेयक की तरह क्या हो जाएंगे, पेश हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ सहमति की जरूरत नहीं होगी। बट चूंकि हमने 2 चीज़ों को मेंशन कर दिया कि ये जो है 110 में भी मनी बिल की तरह है और इसमें जो कुछ प्रोविजंस है जिसको मनी बिल की तरह पेश किया जाएगा, तो वहाँ पर आपको राष्ट्रपति की अनुशंसा की जरूरत होगी। तो जाकर के लक्ष्मीकांत में आप ये टॉपिक जो है वो क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बारी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं और हमेशा गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो सही नहीं होने की वजह से गलत हो जाता है, ठीक है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो जिस तरीके से संसद के अंदर लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है, विधानसभा, और विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में बातचीत की जा रही है। तो पहला है कि वह मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस्तीफा देते हैं, यहीं पर गलत हो गया, मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देते हैं, वो विधानसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको क्या करते हैं, इस्तीफा देते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा है, वह विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का अंतिम व्याख्याता होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, जिस तरीके से सदन होता है लोकसभा में, लोकसभा के स्पीकर नियम कानून किस तरीके से चलेंगे, कार्यवाही किस तरीके से चलेगी, उसको लेकर के कानून बनाने की अंतिम अथॉरिटी उनके पास होती है। बिल्कुल वैसे ही जो होता है यहाँ पर विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके पास भी इस तरीके की अथॉरिटी होती है विधानसभा से रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, तो आपका ऑप्शन बी में, यानी कि केवल 2 जो है वो सही है, इसलिए 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका का लक्ष्य क्या है। अब यहाँ पर उद्देशिका के लक्ष्य के लिए आपको पूरी उद्देशिका याद होनी चाहिए, और बहुत छोटा सा है, याद तो हो ही जाएगा अगर आप उसको 4-5 बार पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि उद्देशिका ने हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो पहला है सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। ठीक है, दूसरा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। तीसरा है अवसर की समानता सुनिश्चित करना, और चौथा है व्यक्ति की गरिमा। तो आपको मालूम है कि हम भारत के लोग भारत को लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना इन सब की स्वतंत्रता देने के लिए, साथ के साथ अवसर की समानता और व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, बंधुत्व वगैरह की भावना को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, प्रोविजन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तभी आप कर पाएंगे जब आपको प्रस्तावना याद होगी। चारों ही ऑप्शन सही है, इसलिए सही उत्तर का चयन करना था, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ये सारी प्रोविजन, सारी चीज़ें जो आपको प्रियम्बल में दी गई हैं, तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग आपको मालूम है, जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में क्या होता है, इलेक्शन कराने होते हैं, तो कितनी जनसंख्या के हिसाब से कितना आपको सीटों का अलॉटमेंट होना चाहिए उस सारे एरिया में, इन सब चीज़ों को लेकर के परिसीमन आयोग बनाया जाता है। तो उसके रिलेटेड जो है कुछ स्टेटमेंट की बात की गई है। अभी रिसेंट में ये मुद्दा इसलिए हाईलाइटेड है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर में चुनाव कराने की बातचीत चल रही है, और हार्डली जो है इसी साल के अंदर अंदर जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव कंडक्ट करा लेना है, इस तरीके का गवर्नमेंट का टारगेट भी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए परिसीमन आयोग को लेकर के कुछ कथन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कर रहे हैं कि अब तक 5 बार आयोग का गठन हो गया है। तो ये जो है वो 5 बार नहीं है, 4 बार गठन हुआ है। लगभग आपको हमेशा 15-20 साल के गैप में 4 बारी अलग अलग समय में दिखाई दी है कि 63 में हुआ हो, फिर 70 इसके आसपास में, 70s-80s के आसपास हुआ हो, उसके बाद 2000 के आसपास में हुआ हो। इस तरीके से 4 बार जो है वो परिसीमन आयोग का अब तक गठन हुआ है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अब इसमें बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, पहला तो गलत हो गया, और यहाँ पर दूसरा जो होगा वो सही होगा। अब दूसरा सही क्यों होगा, यहाँ पर बोला गया है कि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। न्यायालय में प्रश्नगत इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि परिसीमन आयोग को हाईएस्ट अथॉरिटी मिली हुई है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो सेवानिवृत्त जज ही होते हैं। तो जब कोई जज है जिसने ऑलरेडी बहुत साल जुडिशरी के अंदर क्या किया है, अपनी सेवाएं दी है, तो वो जो है वो सोच समझ के ही अपनी चीज़ें करेंगे, तो अदर एडिशनल जो बर्डन जुडिशरी के ऊपर ना पड़े। इसलिए भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो परिसीमन आयोग के जो भी आदेश होते हैं उनमें उनको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाता है। ठीक है, और दूसरा मामला ये है कि मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एक हाईएस्ट अथॉरिटी प्राप्त एक संस्था है, आयोग है, जिसके जो आदेश होते हैं उसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपको बताना था कि कौन सा सही है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। बाकी पहला गलत इसलिए क्योंकि 5 बार नहीं 4 बार जो है वो आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रस्तावना से रिलेटेड मामला बेरूबाड़ी केस में आया था, लेकिन यहाँ पर 1960 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर एक मामला आया केशवानंद भारती का, सबको मालूम है, और केशवानंद भारती वाले मामले में जो है वो एक तरीके से जब ये 1973 का मामला था, तो यहाँ पर जो है न्यायालय ने पहली बारी माना कि भाई प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग है।
ठीक है, तो ये माना गया था। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आपको केशवानंद भारती दिख नहीं रहा। इसके बाद कौन सा जजमेंट आया था? 1995 में LIC ऑफ इंडिया का जजमेंट आया था और उसमें सेम बातों को रिपीट किया गया था कोर्ट के द्वारा। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का एक भाग माना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस आपको कहाँ पर जाना है? ऑप्शन नंबर सी पे जाना है, क्योंकि 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, LIC ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सरकार का संसदीय स्वरूप क्या है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हमेशा PYQ उठा करके देख लीजिए, आपको मिलेगा ये। संसदीय स्वरूप का मतलब क्या होता है? जब जो आपकी एग्जीक्यूटिव्स है वो आपके लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी हो, रिस्पॉन्सिबल हो, तब उसको आप अकाउंटेबल हो, तब उसको कहेंगे कि संसदीय व्यवस्था है। कहने का मतलब क्या है कि कार्यपालिका की जवाबदारी आपके संसद के प्रति होनी चाहिए। संसद में भी कहाँ पर? लोकसभा के प्रति। आपने कई बार स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे, तो संसद में जो लोकसभा होती है उसके प्रति मंत्रिपरिषद जो होता है, जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है, वो क्या होता है? जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीज़ों को बताने के लिए, ठीक है, कि हम क्या काम कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो लोकसभा के प्रति होती है, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपको पूछा गया है कि सरकार का संसदीय स्वरूप क्या है, तो सरकार का संसदीय स्वरूप यहाँ पर होता है कि अगर आप देखिए संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व वो ये नहीं है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी हो और उनके द्वारा हटाया भी जा सके, तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जहाँ पर बात आ जाए कि जो गवर्नमेंट है यानी कि एग्जीक्यूटिव्स है वो आपके पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है, और यहाँ पर जब भी अगर मान लीजिए कि मेजॉरिटी नहीं है तो अविश्वास ला करके भी क्या होता है, चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको संसद के द्वारा एग्जीक्यूटिव को यानी कि सरकार को हटाया भी जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय व्यवस्था 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की सदस्य संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राज्य विधानमंडलों की बात की जा रही है, ठीक है। सबसे पहला है, किसी विधानसभा की सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है। हो सकता है, जो भी आपका देखना, आप की जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स होते हैं वहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होती हैं। जैसे कि यूपी को मान लीजिए, वहाँ पर 403 के आसपास आपको विधानमंडल के अंदर सीटें दिखाई देंगी, और एज़ कम्पेयर टू यूपी आप अगर किसी अदर स्टेट को देखेंगे जहाँ पर आपको कम दिख रही है, तो वहां पर आपको नंबर ऑफ सीट्स भी कम दिखेंगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जनसंख्या के आकार के आधार पर क्या होता है, विधानसभा में सदस्य संख्या जो होती है वो कम ज्यादा होती है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, किसी विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 निर्धारित है। ऐसा नहीं है हर समय कि 1/3 ही निर्धारित हो। यहाँ पर बेसिकली मुद्दा क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली मुद्दा ये होता है कि मान सकते हैं हम कि 1/3 होता है, बट मेंशन क्या है कि संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये भी चीज़ें हैं, बट ये मान सकते हैं हम यहाँ पर कि विधान परिषद की अधिकतम जो संख्या है संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होना चाहिए। 40 से कम भी नहीं हो और 1/3 से ज़्यादा भी नहीं हो। जो टोटल आपका विधानसभा होती है उनमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनका 1/3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो है स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किसी विधान परिषद की वास्तविक सदस्य संख्या संबंधित राज्य की विधायिका के द्वारा तय की जाती है। तो ये जो है विधायिका के द्वारा तय नहीं की जाती, विधान परिषद में सदस्य संख्या ये पार्लियामेंट तय करती है। और यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन होती है जो हमने अभी ऊपर बात की कि क्या होना चाहिए, 40 या फिर 1/3, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट तय करती है, ना कि राज्य की विधायिका। तो ये जो होगा ऑप्शन गलत हो जाएगा। पूछा क्या था आपसे पूछा था कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन 1 और 2 आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा चीज़ रिसर्च करके बिल्कुल सही आपको आंसर मिले, लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर सबसे होते हैं, कभी आंसर की में कभी यहाँ पर, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा माइंड नहीं करिएगा, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, आप उसको गूगल सर्च कर लीजिए। बाकी हम यहाँ पर मोस्ट ऑथेंटिक चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं बहुत रिसर्च के साथ में, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश के समूहों में से किस समूह में लोकसभा में केवल 1 सीट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि कौन से समूह में लोकसभा में 1 सीटें हैं, ठीक, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि दादर एंड नगर हवेली, पुडुचेरी, दादर यहाँ पर हो गया, साथ के साथ में सिक्किम हो गया आपका, ये सिक्किम, मिजोरम और चंडीगढ़। अगर हम देखें कि कौन से सीक्वेंस, ऐसे ऑप्शन जिसमें तीनों के तीनों में ही 1-1 सीट है, तो फिर उस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का डी। बाकी यहाँ पर कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर जैसे नागालैंड है, वहाँ पर भी 1 है, लेकिन गोवा में जो है वो 1 सीट नहीं है, 1 से ज़्यादा है। इसलिए हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर किसको रखा हुआ है, डी को। चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, इन तीनों में ही आपको लोकसभा के अंदर में 1-1 सीट दिखाई देंगी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। देखिए स्पीकर को हटाने के लिए यहाँ पर प्रोविजन की बात चल रही है, तो लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा, गलत है। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित, तो यहाँ पर जहाँ पर सभी सदस्य आएंगे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। लोकसभा के स्पीकर को जब हटाना होता है तो पहले तो प्रस्ताव वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर जो सभी सदस्य होते हैं वहाँ के, जो लोकसभा की टोटल नंबर ऑफ कहना चाहिए कि सीट्स हैं, उनके बहुमत से क्या होता है, यहाँ पर एक प्रस्ताव लाया जाता है और उसके बाद जो है वो लोकसभा के स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया चलती है। तो आपका 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्यसभा में सीटों के आधार पर राज्यों के घटते क्रम को बता रहा है। घटते क्रम कहने का मतलब क्या है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, पहले सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उसके बाद कम, उससे थोड़ा सा कम, फिर ऐसे कम, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे बात की जा रही है किसके बारे में, यहाँ पर हम 2 चीज़ें कर सकते थे, ये 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर आपको मालूम है, कॉमन सेंस है कि केरला बहुत छोटा सा आपको राज्य दिखाई देता है, इस तरीके से आप मैप बनाते हैं तो यहाँ पर एकदम छोटा सा आपको केरला दिखाई देगा, उसके कंपैरिजन में ओडिशा आपको काफ़ी बड़ा स्टेट दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि आंसर इनमें से होना चाहिए क्योंकि केरला में ही सबसे कम सीटें होंगी। तो अगर आप इस तरीके पे जाएंगे तो 2 ऑप्शन आपने ऐसे एलिमिनेट कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा सीट अगर बात की जाए तो कर्नाटका में राज्यसभा सीटें हैं, ये कितनी हैं, कर्नाटका में लगभग 12, उसके बाद गुजरात में 11, उसके बाद आपको उड़ीसा में 10 और केरला में 9, इस तरीके से सीक्वेंस जाएगा। तो आपका 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से चरण सामान्य वित्तीय विधायन में शामिल होते हैं। सामान्य वित्तीय विधायन में शामिल होने का मतलब क्या है कि कोई भी बिल जब आप रखते हैं, ठीक है ना, तो कोई भी बिल जब आप रख रहे हैं, बजट वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो किया जाता है कि पहले बजट पेश किया जाता है, उसके बाद उस पर चर्चा की जाती है, उसके बाद में कितना कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी कितनी डिमांड है, कितनी उनकी ज़रूरतें हैं उसको बताया जाता है, फिर इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो सबसे पहले तो बजट पेश होगा, बिल्कुल, उसके बाद में क्या होगा, बजट के ऊपर चर्चा होगी कि कितनी ज़रूरत थी, गवर्नमेंट ने सही तरीके से बजट बनाया है कि नहीं बनाया है। उसके बाद क्या होगा कि विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। विनियोग विधेयक पारित कब किया जाता है, जब पूरा बजट जो होता है उसके ऊपर में इतना एस्टिमेटेड गवर्नमेंट बता देती है कि भाई हमारा इस साल का खर्च इतना है। अब उस खर्च को पूरा करने के लिए पैसे निकालने पड़ेंगे, कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड से, यानी कि संचित निधि से, और संचित निधि से पैसा निकालने के लिए सबसे पहले विनियोग विधेयक पारित करना जरूरी होता है। आर्टिकल 114 आपने पढ़ा होगा। तो विनियोग विधेयक से जब अप्रूवल मिल जाता है तभी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, संचित निधि से पैसे निकाल सकती है अपने खर्चों के लिए। तो 1 2 3 तो हो गया। लेखा अनुदान जो है यहाँ पर एक तरीके से एक्सेप्शनल है। क्यों एक्सेप्शनल है, क्योंकि लेखा अनुदान जब भी किसी गवर्नमेंट को रिसेंट में 2-3 महीने का उनको खर्चा चलाना है, जैसे कि एंट्रीम बजट होता है, तो उस तरीके से जब रिसेंट में मान लीजिए पैसे खत्म हो गए हैं, गवर्नमेंट के पास अगले 2-3 महीने काम करने के लिए चीज़ें नहीं है, या फिर कोई ऐसा जो मान लीजिए प्रोग्राम स्कीम चल रही थी जिसमें पैसे की और ज़्यादा ज़रूरत है, तब जाकर के वहाँ पर इसमें नाम में ही अनुदान लिखा हुआ है, मतलब कि एडिशनल ग्रांट है ये। ठीक है, तो ये नॉर्मल नहीं होता है, किसी एक्सेप्शनल केस में होता है। ठीक है, बाकी वित्त विधेयक पारित करना, जब वित्त विधेयक रखा जाता है, लास्ट में सारे प्रोसीजर्स को जब फॉलो कर लिया जाता है, उसके बाद लास्ट में उसको पारित कर दिया जाता है। तो जो नॉर्मल वित्तीय, यहाँ पर क्या पूछा गया था, सामान्य वित्तीय विधायन के बारे में पूछा गया था, तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो 1 2 3 और 5 जो होंगे वो होंगे लेखानुदान एक्सेप्शनल केसेस में होता है। ठीक है, तो 1 2 3 और 5 आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, 1 2 3 5, तो इसलिए 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका किससे रिलेटेड है, ये मैथ्स वगैरह सी सेट रीजनिंग इससे रिलेटेड है। इसका हम आंसर बताते हुए चलेंगे क्योंकि एक्सप्लेन करूंगी मैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सी सेट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज तो मेरी है नहीं, उसके लिए बिल्कुल शॉर्ट क्लिप्स चाहिए आपके लिए। तो मैं यहाँ पर आंसर बता देती हूँ, आप किसी अदर सोर्स है या फिर जो हमारा एक्सप्लेनेशन आएगा उसमें लिखा होगा सारी चीज़ें, तो उससे आप समझ लीजिएगा, वरना क्लास जो है वो 3-4 घंटे की हो जाएगी। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगेन आ गया यहाँ पर, ये जो है आपका 15 क्वेश्चन किसके रिलेटेड है, पंसारी की लगातार 5 महीनों में बिक्री जो है वो 6435 रुपीज़ इतना और 723 है। ठीक है,
छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसका औसत जो है वो 6500 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको दे दिया कि 5 महीने में किसी व्यक्ति ने इतना इतना कमाया है और आपसे पूछ रहा है कि छठे महीने में एवरेज कितना कमाया होगा। तो अगर आप जितना भी 5 महीने में कमाया है उसको आप क्या कर दे, ऐड करें और उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस आप कर सकते हैं इस तरीके से, तो फिर आपका जो है वो राइट आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एवरेज का क्वेश्चन है ये बेसिकली, औसत का, कि पहले आप निकाल लीजिए कि 5 महीनों में कितनी कमाई की। अब 5 महीनों में कमाई की अगर वो पूछ रहा है आपका एवरेज कितना है, 6500 का है, इट मीन्स क्या है कि ये एस्टिमेटेड कर लीजिए कि हर महीने उसने 65 अगर कमाए होते तो फिर उसको अभी कितना लगेगा जितनी उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 65 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें आपने ये जो 5 महीने में कमाया है उसको जोड़ करके माइनस करेंगे, तो अब उसको एडिशनल कितना चाहिए सो दैट उसका एवरेज यहाँ पहुँच जाए, वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए है। अब इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करनी जाऊँगी ना तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या है मैथ्स वाला जो होगा उसका केवल और केवल आंसर आपको बता दूंगी। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगेन जो है वो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी पानी से रिलेटेड है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है बेसिकली, कि 2 टंकियों को या फिर 2 पाइप को 2 नलों को एक साथ खोला जा रहा है, एक को इतने समय में दूसरे को इतने समय में। ये क्वेश्चन हमेशा हर आपको पीसीएस एग्जाम में दिखेंगे। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं 17 अपने जीएस की तरफ। बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। महालवाड़ी किसने चालू की है? हॉल्ट मैकेंजी, आपको मालूम है 30% जो एरिया था हमारा उसके ऊपर में ये सारी चीज़ें थी। बाकी रैयतवाड़ी जो था वो 51%, पूरे आपके रैयत यानी कि पूरे किसानों को डायरेक्ट जो है वो अंग्रेज़ों से लगान लेना है देना है, सारे संबंध स्थापित किए गए थे। महाल में बेसिकली, महाल का मतलब क्या होता है, एक पूरा गाँव, तो एक पूरे गाँव का जो है एक कर को इकट्ठा करना था और फिर वो कहाँ पर देना था, जाकर के ब्रिटिशर्स को देना था। तो यहाँ पर चीज़ें ऐसी थी कि जो आपका इस्तेमरारी है उसका और यहाँ पर रैयतवाड़ी दोनों का एक मिला जुला रूप जो है वो महालवाड़ी में देखने को मिलता है। तो हॉल्ट मैकेंजी जो थे उन्होंने इसको चालू किया था। फिर आगे चल के जो बेंटिंग जो थे गवर्नर जो आए आपके, तो उन्होंने क्या किया, फिर इन सारी चीज़ों को थोड़ा और अच्छे तरीके से क्या किया, स्टैब्लिश किया। तो आपका राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार है? राष्ट्रवादी कहने का क्या मतलब है कि आज़ादी के समय में किसने मोटिवेट किया होगा क्रांतिकारियों को या फिर जो भी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उन लोगों को, एक कहना चाहिए कि जागरूकता फैलाने का काम किया होगा कि अंग्रेज किस तरीके से शोषण कर रहे हैं। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद एक भावना होती है कि हम सब भाई भाई हैं, हमको एकजुट होना है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको दिखेगा द हिंदू, बंगाली और मराठा, ये तीनों तो आपको दिखाई देंगे कि राष्ट्रवादी थे। उस समय में आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया तो अब आप देखते हैं ना, तो ये जो है वो राष्ट्रवादी नहीं था। बाकी ऊपर के जो तीनों हैं वो आपको राष्ट्रवादी न्यूज़पेपर दिखाई देंगे। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछा था कौन सा पत्र राष्ट्रवादी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सैन्य सफलता को चिन्हित करिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बहुत बेसिक है। यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा युद्ध या कौन सी ऐसी संधि थी जिसके बाद में ये इस्टेब्लिश हुआ कि अब जो है ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या है, एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंडिया के अंदर में ये जो है बाकी सारी जो सत्ताएँ हैं उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आगे चल के ये रूल करने वाला है। तो सबसे पहले जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसमें चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो पाई थी, लेकिन बैटल ऑफ जो आपका बक्सर है, बक्सर के युद्ध में चीज़ें बहुत क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ पर नवाब को और फिर मुगल सम्राट को दोनों को ही अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, हरा दिया था। तो इसलिए बक्सर के युद्ध को जो कि 1764 के आसपास में हुआ था उसको क्या बोला जाता है कि ये बहुत ज़्यादा निर्णायक था। अब आपको चीज़ क्या करनी है, आपको जो है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों की डेट्स भी याद करनी है। एक शायद बक्सर जो है वो मे बी 22 ऑफ अक्टूबर है और जो 26 जून इस तरीके से कुछ होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो कई बार डेट्स भी आपको पूछी जाती हैं, इसलिए आपको डेट्स भी याद होनी चाहिए कि कौन से डेट में हुई। सन तो हमको याद होता है कि 64 है और 57 है, बट डेट्स भी आपकी ज़रूरत होते हैं। तो प्लासी का युद्ध जून में हुआ है, बक्सर का युद्ध आपका अक्टूबर के मंथ में हुआ है, इतना याद रखिएगा। हो सकता है कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगला जो क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो ये जो व्यक्ति थे वो थे बटक मियाँ। ये ना बचाते तो आगे चल के जो हैं गोडसे उनको मारने का मौका ना मिलता। तो चंपारण युद्ध के समय में जो आपके गांधी जी की जान किसने बचाई थी? ये बटक मियाँ बहुत ही अच्छा काम किया था, महात्मा गांधी जी की जान बचाई थी इन्होंने। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है 21, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में स्वराज दल आपको मालूम है कि 1923 के अराउंड में आपको मोतीलाल नेहरू, CR दास और नेहरू ने मिलकर के क्या किया था? स्वराज दल की स्थापना की थी। और उसकी जो शाखा बिहार के अंदर में खुली थी उसमें स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? बी श्री कृष्ण। आगे चल के ये CM भी बने हैं बिहार के, आपने बिहार की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता होगा। तो यहाँ पर जो है बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की, इसके बारे में पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना था? तो आपको पता होना चाहिए बिहार में दो जो एक तरीके से युद्ध सबसे ज़्यादा या फिर विद्रोह सबसे ज़्यादा हुए, एक तो नमक के बारे में, दूसरा है चौकीदारी कर क्या था कि चौकीदारी कर इस तरीके से था कि ब्रिटिशर्स ने एक बहुत ही यूनिक जो है वो मामला सेट किया हुआ था। उन्होंने बोला कि गांव की चौकीदारी करने के लिए हम पुलिस बनाएंगे। जैसे आपको मालूम है कार्नवाली जब आए थे तो उन्होंने न्याय व्यवस्था को लेकर के बहुत सारी चीज़ें की थी। फिर आपने दरोगा वाला कॉन्सेप्ट देखा कि उस समय में पुलिस व्यवस्था आई, दरोगा वाला कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गाँव की पूरी चौकीदारी करना ब्रिटिशर्स के अंडर में होता था। एक पुलिस कोई होती थी, पुलिस का कोई भी एक मेंबर है जो कि आकर के ऑफिसर चौकीदारी करता था, और उस चौकीदारी के एवज में जो है वो ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा कर लेते थे किसानों से। तो यहाँ पर इसके लेकर के बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था। तो आपसे पूछा गया है कि नमक बनाने वाले विद्रोह के बाद कौन सा विद्रोह था जिसके बारे में सरकार ने, बिहार में बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था, किस चीज़ को लेकर के, कौन से कर को लेकर के? तो वो कर था चौकीदारी। अब यहाँ पर कोई चौकीदारी कर तो दिख नहीं रहा आपको, मालवा, हाथी और विकास ये दिख रहा है, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में अंधकार शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ था और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? एन आर्टिकल टाइटल डार्कनेस इन चंपारण वॉज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा? गणेश शंकर विद्यार्थी, इनके द्वारा क्या किया गया था? इसको पब्लिश किया गया था। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैथ्स का आ गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल मालूम है आपको, आयत का 1 × b होता है। आपको परिधि मालूम है कि 2a + b होता है। अब इस तरीके से आपको क्या करना है? सीक्वेंस निकालना है। a × b = दिया है क्या? 30, और आपको परिधि दी गई है 26। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है? आंसर को फाइंड आउट कर लेना है। जब आपको मालूम होता है तो एक फॉर्मूला लगता है, उसके थ्रू आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान की सीटें हैं इतनी, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। अब ये जो है मेजरमेंट वाला और रेशियो प्रोपोर्शन का है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस से रिलेटेड, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किससे पहाड़ों की बेटी कहा था और साहस के लिए उन्हें रानी की उपाधि दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया है। रानी जो गेंडेलियन थी उनको क्या किया गया था? रानी की उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि 16 साल की उम्र में ही ये जेल चली गई थी, और जेल भी कोई नॉर्मल 2-4 साल की नहीं, आजीवन कारावास मिला था। और फिर 1947 में समझ लीजिए कि इनको आज़ादी मिली थी। तो लगभग पूरा इनका जो एक युवावस्था वाला जो टेन्योर है ना, वो आपको दिखाई देगा कि 16 के बाद से सीधे 47 में ये क्या हुई हैं? जेल से बाहर आई हैं। तो पूरा उनका बहुत लंबा जो लाइफ रही है वो जेल में बीती है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने रानी गेंडेलियू को दी थी, और ये कहाँ की थी? मणिपुर की थी। तो गेंडेलियू को नाम याद रखिएगा, मणिपुर से बिलोंग करती थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस वाइज जमाना है, कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी घटना बाद में हुई है। सबसे पहले कैबिनेट मिशन की बात की जाए, ये कब हुआ था? 1946 में। क्रिप्स मिशन जो है वो आपका आया था मार्च आपका 1942 के अराउंड में। यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1939 से लेकर के 45 के बीच में चला। 42 में भारतीय लोगों से क्या है, हेल्प मांगने के लिए, यहाँ के नेताओं से हेल्प मांगने के लिए ये क्रिप्स मिशन भेजा गया था। लेकिन फिर शर्त रखी गई थी इंडिया के द्वारा कि हम आज़ादी की शर्त पर ही आपको सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन आया, क्योंकि चीज़ें समझ में आ गई थी कि ये जो अंग्रेज हैं वो इतनी आसानी से आज़ादी देने वाले नहीं है। तो फिर गांधी जी ने बोला कि करो या मरो, अब तो बिल्कुल अल्टीमेटम वाली स्थिति आ गई है। उसके बाद लास्ट में जिस तरीके से बहुत स्ट्रगल हुआ, आंदोलन हुए, तब जाकर के 1947 में आपको 47 के अराउंड में आपको माउंटबेटन योजना दिखाई दी। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस में आपको जमाना है कालक्रम के अनुसार, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका आएगा 2 क्रिप्स मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 3, फिर आपका कैबिनेट मिशन आएगा, और फिर आपका क्या आ जाएगा? माउंटबेटन योजना सबसे लास्ट में। 2, 3, 1, 4 कहाँ पर है? 2, 3, 1, 4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रंपा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो रंपा विद्रोह जो है वो 1922 के अराउंड में हुआ था और ये बेसिकली केरला वाले रीजन में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि 1882 में मद्रास वन अधिनियम के जवाब में ब्रिटिश विरोधी गतिविधियाँ, हाँ उस समय में बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स जो थे वो उनके जंगल के अधिकार और जनजातियों का एक लाइफ जिस पर डिपेंड करती है उसमें बहुत ज़्यादा अंग्रेजों का हस्तक्षेप हो रहा था, धर्म के मामले में हो चाहे लाइवलीहुड के मामले में हो, उसको लेकर के ये विद्रोह चल रहा था। उसी का एक रूप आगे चल करके रंपा विद्रोह के नाम से दिखा। उसके बाद इसे मन्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है चूंकि ये साउथ इंडिया वाले रीजन में हुआ। अल्लूरी सीताराम राजू जो थे इसको क्या कर रहे थे, एक तरीके से हेड कर रहे थे, ठीक। और इसके कारण देशव्यापी विद्रोह हुआ। देशव्यापी विद्रोह जहाँ पे होगा वहीं पर ये आ गया गलत, क्योंकि अभी मैंने बताया दक्कन वाले एरियाज में स्पेशली दक्षिण भारत वाले और वहाँ पर भी केरला वाले एरियाज में ये पूरा दिख रहा था। तो ये एक देशव्यापी विद्रोह नहीं था। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ के सही है, तो इसलिए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। बिहार में प्रमुख रोजगार कृषि से उत्पन्न होता है। बिहार सब्जियों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। फलों के उत्पादन में बिहार भारत में 5वें स्थान पर है और रोहतास बिहार का प्रमुख चावल उत्पादक है। रोहतास, पश्चिमी चंपारण, ये सारे जो हैं वो चावल उत्पादन के बेल्ट में आते हैं, ये तो सही है। फिर आपको ये भी सही लगेगा कि बिहार में प्रमुख रोजगार कृषि, हमारा जो पूरा देश है वो 60% के इस कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है। वो अलग बात है, अब चीज़ें कम हो रही हैं धीरे धीरे, बट अभी भी बिहार में जो है वो रोजगार का मुख्य साधन कृषि है। अब ये जो दो ऑप्शन है यहाँ पर डिस्प्यूट होगा क्योंकि हर महीने, हर 2-3 महीने में आंसर आपके चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो जो लेटेस्ट आंकड़ा होगा, आप जब करंट अफेयर्स की मैगजीन आएगी वहाँ से जाकर के आप देखिएगा। अभी यहाँ पर दिख रहा है बिहार सब्जियों का चौथा और फलों के उत्पादन में बिहार का 5वां स्थान है, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो आपको यहाँ पर 5वां और 6वां स्थान, जो तीसरा और 6वां स्थान दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्यूट होता है। अभी फिलहाल हम ये लेकर के चल रहे हैं कि 2 और 3 दोनों ही चीज़ें चल सही है क्योंकि जो अभी करंट डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन अपडेट होता रहता है हर महीने, हर 2 महीने में, तो इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, इसको आप देख लीजिएगा। बेसिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर 5वां जो है वो आपका गलत है, बाकी सारे जो है वो सही हैं। तो 1, 2, 4 राइट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। मैंने पहले भी अभी भी बताया है, इसको थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है हमेशा, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके 8 छक्के शामिल हैं, उसमें कुल स्कोर का कितना प्रतिशत होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 45 एंड 45, यहाँ पर 45 सही 5/11, ठीक है। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर होगा बी। मैं मैथ्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको रीज़न पता है, एक्सप्लेनेशन हमारे आंसर की में देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन ये भी मैथ्स का है, अगेन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। इस तरीके के कितने वॉवेल के कितने आपके सेट्स बन सकते हैं, कितने नंबर्स बनेंगे, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो क्रमचय संचय वाली जो चीज़ होती है हिंदी में जिसको कहते हैं, इंग्लिश में परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ग्रेट चैनल के बारे में है, यह सुमात्रा और निकोबार के बीच में है, बिल्कुल सही है ये। अगला क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, ये भी सही है आपका। अगला क्वेश्चन, अगला जो स्टेटमेंट है, कोको जलडमरू मध्य कोको द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान के बीच में है, ये भी राइट है। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है 8 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है। अगर आपको यही पता हो कि अंडमान और निकोबार के बीच में 8 नहीं 10 डिग्री चैनल है तो भी आप पता लगा लेंगे कि यहाँ पर जो होगा आपका गलत आंसर क्या हो जाएगा, ये जो 4 है वो गलत होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 8 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को सेपरेट नहीं करता है, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार को सेपरेट करता है, ठीक है। और ये जो 8 डिग्री चैनल है वो आपको मिनिकॉय और लक्षद्वीप जो आपका मालदीव है उसके बीच में दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। पूछा क्या था, गलत कौन सा है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन 4 है, स्टेटमेंट 4 वो गलत है और ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल कहाँ पर है, रशिया में है, बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीतने वाला शासक, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने भारत का उत्तरी हिस्सा, साथ के साथ में कुछ हिस्सा दक्षिण का और नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया भी बहुत सारा कैप्चर किया हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य डायनेस्टी के वो संस्थापक थे, नंद वंश को उखाड़ करके आए थे, चाणक्य का इनको फुल सपोर्ट था, एक तरीके से पूरा उन्होंने क्या किया था, इनको डायरेक्ट किया था। आपको मालूम है सारी चीज़ें। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगन स्थल की खुदाई किसके द्वारा की गई है। तो दो चीज़ें हैं, अगर सबसे पहले बात की जाए किसने की है तो 1952 के अराउंड में सबसे पहले अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खुदाई की थी। फिर आगे चल के लेटर ऑन और भी लोगों ने की, जैसे कि बीबी लाल। तो इसमें आपको उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अमलानंद घोष ने भी की है, बीबी लाल ने भी की है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो 36 का राइट होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ पर मिलता है। देखिए, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों ही मूर्ति पूजा के बहुत खिलाफ थे, लेकिन जैसे जैसे बुद्ध और महावीर के जाने के बाद में चीज़ें क्या हुई कि जैन धर्म के अंदर भी श्वेतांबर, दिगंबर, इस तरीके से चीज़ें बदली। साथ के साथ में बुद्ध के अंदर भी हीनयान महायान वाला कॉन्सेप्ट हुआ। तो यहाँ से क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें धर्म के अंदर में चेंज हुई, और फिर बोला जाता है कि यही सारी चीज़ें इन सारे धर्मों के पतन का कारण भी बने, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी को लेकर के ये धर्म इनिशियली आए थे, ब्राह्मणिज्म को ख़त्म करने के लिए, जितना कर्मकांड था उसको ख़त्म करने के लिए, लेटर ऑन यही सारी कर्मकांड जो है इस धर्म के अंदर भी आ गए, और फिर वो धीरे धीरे पतन की ओर आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि जैन धर्म में मूर्ति पूजा के लिए सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो हाथी गुम्फा शिला लेख जो है वो 37 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो हाथी गुम्फा शिला लेख में जो है वो सबसे पहले जैन धर्म में मूर्ति पूजा को लेकर के चीज़ें थी। अब हाथी गुम्फा के बारे में मालूम है आपको कि खारवेल ने क्या किया था, इसको लिखवाया था सारी चीज़ें, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो यहाँ पर 1928 सर्वदलीय सम्मेलन, इंग्लिश में कहते हैं ऑल पार्टी कांग्रेस। तो यहाँ पर जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहली बात तो डॉक्टर ए अंसारी इसके अध्यक्ष थे। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर 1928 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं पर नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट क्या है, बेसिकली किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग होगी। हमें चैलेंज दिया गया था कि इंडिया कभी भी एक संविधान नहीं बना पाएगा, और उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए 1928 में ये मीटिंग रखी गई थी। डॉक्टर ए अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहीं पर नेहरू ने अपना कुछ ड्राफ्ट जो है वो पेश किया था, जो आगे चल के नेहरू रिपोर्ट के रूप में सामने आया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मंदसौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जिस समय में आपको मालूम है हैदर उस समय मर चुके थे और टीपू उस समय में लड़ रहे थे। ठीक, उसके बाद फर्स्ट कर्नाटका युद्ध एक्सला सापेल का जो संधि हुआ था उससे ख़त्म हुआ था। उसके बाद आंग्ल बर्मा, यहाँ पर यानडूब की संधि हुई थी, तब जा करके ये सारी चीज़ें खत्म हुई थी। और यहाँ पर पूछा किसके बारे में जा रहा है, मंदसौर के बारे में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, अब कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अलग अलग लोग, मराठा में एक ही कम्युनिटी नहीं थी, पेशवा अलग थे, सिंधिया अलग थे, होलकर अलग थे। तो वहाँ पर जो है मंदसौर जो है वो आपको दिखाई देगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से रिलेटेड। ठीक है, तो बाकी सारे आपको मैंने बता दिया कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है, एक्सला सापेल की संधि यहाँ हुई है, यहाँ पर यानडूब की हुई है। तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, इससे ज़्यादा इजी, इससे ज़्यादा बेसिक कुछ हो नहीं सकता था। अल्बुकर्क जो है वो पुर्तगाली जो पूरी साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बहुत सारी चीज़ें एक्सपांड की इसने, 1505 से लेकर के 1509 के बीच में सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में 1510 में इसने क्या किया था, गोवा को भी एक तरीके से जीता था। 1509 से लेकर के 24 का टेन्योर रहा, फिर इसने गोवा को जीता। उसके बाद में इसी ने वो नीति बनाई थी कि अपनी पुर्तगाली नस्लें पैदा करनी है, उसके लिए हिंदू महिलाओं के साथ विवाह संबंध स्थापित करना, ये सारी चीज़ें अल्बुकर्क के बारे में। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी से रिलेटेड, इसको भी ध्यान में रखिएगा, वो अल्मीडा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला है भारत द्वारा वित्तीय सेवाओं का निर्यात चालू खाते क्रेडिट में किया जाता है। दूसरा है भारत में प्रत्यक्ष निवेश जो होते हैं वो पूंजी खाते में क्रेडिट किए जाते हैं। कौन सा सही है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। क्यों सही हैं, क्योंकि जितना भी वित्तीय सेवाओं का निर्यात, जितने भी आयात निर्यात से रिलेटेड मामले होते हैं वो आपके चालू खाता में होते हैं, और जितना भी आपका निवेश, निवेश कहने का मतलब है जिससे आपकी असेट यानी कि पूंजी जो है वो क्रिएट हो रही है, उसको आपको पूंजी खाते में रखना होता है। तो एफडीआई आता है तो हमारे पास पैसा भी आता है प्लस टेक्नोलॉजी भी आती है जिससे हमारा एसेट क्रिएट होता है। इसलिए ये भी सही है कि ये पूंजी खाते में होगा, और यहाँ वित्तीय सेवाओं का निर्यात जो है वो आपके चालू खाते में हो जाएगा। बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हो गई तो ये सारा आपका चालू खाते में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो 41 का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति अंतर इन्फ्लेमेटरी जो है या फिर इन्फ्लेशनरी जो गैप होता है उसको बताना है, उसके बारे में कि किससे संबंधित है, यानी कि कौन सा कथन जो है इसको क्या करता है, एक तरीके से डिफाइन करता है। तो सबसे पहला है कि मुद्रास्फीति अंतर में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है, यह लगातार 2 वर्षों की जीडीपी वृद्धि के बीच का अंतर है, गलत है ये। दूसरा स्टेटमेंट है, इस स्थिति में संभावित जीडीपी वर्तमान वास्तविक जीडीपी से अधिक होनी चाहिए। देखिए गैप क्या होता है, गैप ये होता है कि आपकी जो डिमांड है और उसके हिसाब से जो सप्लाई है उसके बीच में गैप आ गया। मींस कहाँ पर होता है, डिमांड अगर बहुत ज़्यादा अप हो गई है और उसके कंपैरिजन में सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, सप्लाई हो नहीं पा रही है सही तरीके से लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, इस कंडीशन में भी प्राइजेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो मुद्रास्फीति तो बढ़ जाएगी डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर एक अंतराल आ गया डिमांड और सप्लाई के बीच में, यानी कि मांग और आपूर्ति के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 वर्षों की जीडीपी नहीं होती है, ये आपका डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप होता है। दूसरा ये है कि इस स्थिति में संभावित जीडीपी जो होती है वो वास्तविक जीडीपी से अधिक होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको अगर मालूम हो रहा है कि यहाँ पर इतनी सप्लाई होनी थी, इसके अकॉर्डिंग एक संभावित जीडीपी होगी, ठीक है, संभावित जीडीपी होगी सप्लाई के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि $500 मिलियन का हमने क्या किया है, अगले आने वाले वर्ष में, वित्तीय वर्ष में हमें इतना का क्या करना है, सप्लाई करना है, या इतनी हमारी डिमांड है इस हिसाब से। तो ये हमने एस्टिमेट किया था, संभावित था ये, लेकिन क्या हुआ, डिमांड राइज हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, रियल जीडीपी जो है वो अप हो गई। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि संभावित जीडीपी जो है वो वर्तमान जीडीपी से अधिक होनी चाहिए। ये गलत हो जाएगा ना, संभावित हमने जो कर रखा था ये तो कम हो गया क्योंकि डिमांड राइज की वजह से जो रियल जीडीपी है वो ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर जो होता है जब भी मुद्रास्फीति का अंतर आता है तो वास्तविक जीडीपी वो अधिक होती है, ना कि संभावित जीडीपी, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसने पलट दिया है स्टेटमेंट, ठीक। अगला है, सरकारी खर्च में कटौती से इस अंतर को कम करने में मदद मिलती है। ये बात सही है कि गवर्नमेंट तरह तरह से अपने टूल्स को यूज़ करके क्या करती है, इन चीज़ों को कम करने की कोशिश करती है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा गलत है, तो 1 और 2 जो है वो गलत है। इट मीन्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो गलत है, गलत तरीके से सुमेलित है। तो अगर सबसे पहले बात की जाए, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से रिलेटेड है, गोस्वामी समिति भारत में औद्योगिक रुग्णता। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, गोस्वामी समिति जो है वो एक और भी अलग मैटर को लेकर के आई थी, इलेक्टोरल जो भी चीज़ें थी उसको लेकर के। तो जो आपका चुनाव से संबंधित भी है गोस्वामी समिति और औद्योगिक रुग्णता से भी संबंधित है। फिर चलैया समिति जो है वो कर सुधारों से संबंधित है। यहाँ पर SN वर्मा समिति जो है यहाँ पर लिखा हुआ है आयकर छूट, जबकि ये जो है महिलाओं से रिलेटेड थी, कि महिलाओं के साथ में यौन उत्पीड़न वगैरह से रिलेटेड जो है ये वर्मा समिति आई थी। इसको लेकर के हमेशा जब भी महिलाओं के साथ में रेप वगैरह की बातचीत होती है या यौन कहना चाहिए शोषण की बात होती है, हिंसा की बात होती है, तो SN वर्मा समिति का नाम आता है। तो पूछा क्या था कि कौन सा गलत सुमेलित है, तो आपका केवल 4 जो है वो गलत सुमेलित है, बाकी सारे सही हैं, इसलिए 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, गलत कौन सा है। देखिए अगर आप मान लीजिए यहाँ पर गामा किरणों की खोज, ऐसे तो हेनरी बैक्यूरेल ने गामा किरणों को नहीं खोजा था, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, ठीक है। और फिर उस रेडियो एक्टिविटी के खोज के आधार पर ही क्या किया गया था, आगे चल के रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा गामा किरणों के खोज के बारे में बात की थी, और स्पेशली गामा किरणों की खोज जो है वो बैक्यूरेल ने नहीं की थी, ठीक है। यहाँ पर पॉल विलार्ड का नाम आता है गामा किरणों से रिलेटेड। लेकिन अगर हम इसको मान करके चलें कि रेडियोधर्मिता की खोज जो है वो बैक्यूरेल ने की थी, तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे WC रोटेजन, तो ये बिल्कुल भी ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट उसका जो स्टेटमेंट है लंबी रेडियो तरंगे, ये न्यूटन ने नहीं खोजी थी, ये जो है आपका मार्कोनी ने खोजी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है। इट मीन्स आपको दिखाई दे रहा है कि ओनली 3 जो है वो गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर 44 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इस तरीके से देखें तो ये सही है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि गामा किरणों की खोज जो है वो बैक्यूरेल ने नहीं की थी, रेडियोधर्मिता की खोज की थी, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3, और 1 और 3 आपके ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। इसलिए हमने अभी क्या लिया हुआ है कि रेडियोधर्मिता की खोज जो है वो बैक्यूरेल ने की थी, और उसके बाद में आगे चल के अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज हुई है। इसलिए हम मान करके चल रहे हैं कि ऑप्शन का 1 जो होगा वो क्या होगा, आपका बैक्यूरेल होगा। अगर गामा किरणों के आगे पॉल विलार्ड का नाम लिखा हो तो वो भी सही होगा, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है इसको देखिएगा। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 45 क्वेश्चन क्या है, आकाशीय बिजली एक पेड़ को भी जला सकती है क्योंकि इसमें ज़बरदस्त मात्रा में क्या होती है, जो भी बिजली आती है उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होती है, और इसकी बदौलत ही क्या होता है,
आग लग जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। 45 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन के ऊपर में होता है, ठीक है। बाकी आपका जो प्रोटॉन होते हैं उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर ऋणात्मक आवेश होता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में कहीं इलेक्ट्रॉन तो दिख नहीं रहा, लेकिन अगर आपको मालूम हो कि जो बीटा रेज होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। तो वहाँ से आप पहुँच सकते थे आंसर पे कि जो 46 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। यहाँ पर 46 में जो बीटा रेज होती हैं उनके ऊपर ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। बाकी सारे जो है गामा, अल्फा और आपका जो एक्सरे है उसके ऊपर में आपको जो अल्फा और गामा है उसके ऊपर में आपको पॉजिटिव चार्जेस दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। बाकी आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा 46 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने साथी को नहीं सुन सकता है। अब जाहिर सी बात है क्यों नहीं सुन पाएगा, सुनने के लिए यानी कि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह पे साउंड को पहुंचने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पे आपको मालूम है कि वहाँ पर एयर नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, इसलिए तो लोग वहाँ पर हवा में तैरते होते हैं। हवा भी नहीं होती वहाँ पे, वैक्यूम होता है, उस पर तैरते रहते हैं। तो इसलिए ही वहाँ के लोग जो है एक दूसरे को नहीं सुन पाते, क्योंकि ध्वनि का जो संचरण करने के लिए कोई मीडियम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है कि ध्वनि प्रसार का कोई माध्यम नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर एक व्यक्ति दूसरे को नहीं सुन पाता। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 49 में निम्नलिखित में से कौन सा इस श्रृंखला में फिट नहीं बैठता है। तो आप इसको देखिएगा कौन फिट नहीं बैठता। हम बता देते हैं आपको कि 49 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। इसको बैठा करके देखिएगा बिल्कुल फुर्सत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 का है, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का है, इसको मैं देखूंगी, मैथ्स नहीं है ये। 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए ग्लोब पर कितने अक्षांश होते हैं। आपको मालूम है अक्षांश जो होती हैं वो क्या होती हैं, इस तरीके से हमारा ग्लोब है, तो यहाँ पर आपको जो ये बिल्कुल सोई हुई लेटी हुई एक तरीके से जो ईस्ट टू वेस्ट जाने वाली रेखाएं, इसको आप अक्षांश कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मालूम है कि ये 0 डिग्री होती है और ऊपर आपको मोड़ कहाँ पर 90 डिग्री तक जाना है, नीचे आपको कहाँ पर 90 डिग्री तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 डिग्री के अंतराल में यहाँ पर ग्लोब के ऊपर में कितने अक्षांश होते हैं, ठीक है। तो आप जाइए यहाँ पर 0 से लेकर के ऊपर जाएंगे 90 और 0 से लेकर के नीचे आएंगे 90, ठीक है। तो यहाँ पर कई लोग कर देंगे क्या इसको 90 90 180, लेकिन 180 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो 0 है वो तो कॉमन है ना। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 अप टू 90 और फिर इसी से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 अप टू 90, यानी कि ये जो 0 डिग्री है वो कॉमन हुआ, तो इसको आप एक कंसिडर करेंगे। तो आप इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 179 विल बी द राइट आंसर। और ये क्या होगा, 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा कॉमन सेंस का भी यूज़ करना होता है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51, मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ ऑब्वियसली राष्ट्रपति जी दिलाएंगे। यहाँ पर 74 75 आर्टिकल्स जो मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले तो बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख तत्व हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, बिल्कुल सही। बौद्ध धर्म वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है। वेद को बौद्ध भी नहीं मानते थे, जैन भी नहीं मानते थे एक तरीके से, ठीक है। अगला जो है त्रिपिटक प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो ये उस समय में जब और पहले जाएंगे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इस तरह की भाषाएं चलती थी, ये जो होगा वो गलत होगा, क्योंकि पाली भाषा जो थी वो बौद्ध से रिलेटेड थी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्या पूछा है, कौन सही नहीं है, ठीक है। तो त्रिपिटक आपको मालूम है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म, ठीक है ना। एक में आपके विनय में आपके आचरण से रिलेटेड चीज़ें थी, सुत्त पिटक में बोला जाता है किस तरीके से पूरे बौद्ध के क्या क्या सिद्धांत रहे, उनके उपदेश रहे उसके बारे में, और अभिधम्म पिटक में मनोविज्ञान से रिलेटेड चीज़ें कि मनुष्य को क्या करना चाहिए अच्छा जीवन जीने के लिए, ठीक है। तो एक को बोला जाता है कि आचरण की टोकरी है, दूसरे को बोला जाता है प्रवचन की टोकरी है, इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो त्रिपिटक जो है वो पाली में लिखी गई थी, ना कि प्राकृत में, ठीक। तो ये आपका 52 का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, लोगों ने एक समान धार्मिक और अंत्येष्टि प्रथाएं निभाई थी,
ये गलत होगा, क्योंकि आपने देखा हुआ है कि हड़प्पा में कहीं पर आपको दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं और मोहनजोदड़ो में आपको जलाने के साक्ष्य मिले। तो हर जगह पे अंत्येष्टि के लिए एक जो प्रोसीजर नहीं था, इसलिए आपका ये जो होगा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरब सागर के तट पर नौवहन की प्रथा प्रचलित थी। ये बोल सकते हैं आप, क्योंकि आपको मालूम है गोदीवाड़ा वाला जो चीज़ थी, डॉक यार्ड जो थे वो आपके गुजरात वाले तटों पे थे, और गुजरात में जब आपको डॉक यार्ड दिख रहे हैं तो ये जो पूरा हमारा रीजन था, यहाँ पर ये जो पूरा रीजन है हमारा, ये पूरा आपका अरेबियन सी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको गुजरात में ही जो था वो हड़प्पा से रिलेटेड डॉक यार्ड्स वगैरह दिखाई दे रहे थे व्यापार करने के लिए। तो अरब सागर के तट पर नौवहन की प्रथा प्रचलित थी, ये बिल्कुल सही है। अगला जो है, उन्होंने चावल और कुत्तों को घरेलू पालतू बनाया। देखिए, घरेलू पालतू कुत्तों को तो बनाया, ये ठीक है। चावल के ऊपर कई जगह पे डिस्प्यूट है, लेकिन कई जगह आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि कुछ साक्ष्य चावल के भी मिले हैं, कि कहीं पर ये जो गोदीवाड़ा था, डॉक यार्ड्स थे, वहाँ पर आपको चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, चावल गिरे हुए। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस समय में चावल की पैदावार भी ये करते थे। मेनली जो है वो गेहूँ और जौ उगाया करते थे, लेकिन चावल के भी कहीं कहीं साक्ष्य मिले हैं, तो इसलिए आप इन दोनों को सही मान सकते हैं। तो ऑप्शन 2 और 3 जो है वो सही होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ियों पर विचार करना है आपको और बताना है कि संबद्ध प्रतीक सही है या नहीं। सबसे पहले ऋषभनाथ के आगे कमल दिया है, यहीं पे गलत हो गया। ऋषभनाथ को वृषभ यानी कि बैल से डिनोट किया जाता था। बाकी पार्श्वनाथ सर्प है, महावीर शेर हैं। तो 2 और 3 जो होगा वो सही होगा। आपसे पूछा क्या था, कौन सा गलत है? गलत है पूछा है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी जो होगा वो गलत है। केवल एक जो है वो गलत है, क्योंकि ऋषभनाथ को वृषभ यानी कि बैल से डिनोट किया जाता था, ठीक है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो है बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा स्टेटमेंट है, एक कड़ी पकड़ लेंगे काम हो जाएगा। देखते हैं, इस गुप्त शासक ने स्थानों पर विजय प्राप्त की और भारत में एक बड़े हिस्से को अपने अधीन कर लिया। उसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव इतना बड़ा था कि श्रीलंका के शासक मेघवर्धन वर्मन ने एक मिशनरी भेजकर गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी। उसके दरबारी कवि हरिसेन यहीं पर पकड़ा गए। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट देने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर आपको मालूम है कि हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। प्रयाग प्रशस्ति इन्होंने ही लिखी थी, जिसके ऊपर में आगे चल के बहुत बातचीत होती है। तो 55 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऊपर जितनी भी बातें कही गई हैं वो किसके बारे में कही गई हैं? समुद्रगुप्त के बारे में। पकड़ा कहाँ से? एक कीवर्ड हरिसेन से हमने इसको पकड़ लिया। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 56, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजनाएं मातृ नवजात स्वास्थ्य यानी कि माता और जो बच्चा होता है, प्रीनेटल जो होता है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो सुरक्षित मातृत्व कहने की बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये भी बिल्कुल सही है। मुस्कान और लक्ष्य, ये दोनों भी जो है वो बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल 12 ईयर तक के बच्चों के लिए चीज़ें हैं। मुस्कान और लक्ष्य, उनका लाइफ अच्छे तरीके से चले। और यहाँ पर जो है लक्ष्य का मतलब क्या है? प्रीनेटाल जो पोस्टपार्टम होता है, जब गर्भवती महिलाओं का एक तरीके से ऑपरेशन वगैरह की चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद जो केयर दी जाती है, पोस्टपार्टम जो केयर दी जाती है, उसके रिलेटेड अस्पताल में अच्छी व्यवस्था, इन सबको लेकर के लक्ष्य योजना आई थी। तो चारों ही स्कीम जो है वो महिलाओं से और नवजात बच्चों से रिलेटेड है, यानी कि ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में नियोजन के संदर्भ में पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो गलत कौन सा है ये बताना है। सबसे पहले देखें, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू, यहीं पे मामला गलत हो गया। छठी नहीं, चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा प्रवण से रिलेटेड चीज़ें बनाई गई थी। लगभग 1973 के अराउंड में ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो आपको बताना क्या था कि कौन सा सही नहीं है? 4 ही ऑप्शन है, पहला ही गलत हो गया। तो आगे क्यों जाना है आपको? फिर भी चले जाइए थोड़ा सा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान आया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक वृद्धि लक्षित की गई थी और तेज और अधिक समावेशी विकास, और 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये सारे उद्देश्य थे, ठीक है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा से रिलेटेड मामला था। अगला है, ट्यूबलाइट में कम दबाव पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में कम दबाव पर आपको नियॉन और पारा वाष्प जो है वो भरा जाता है, ठीक है। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता की अवधारणा को किस चरण में स्पष्ट रूप से रखा गया है? तो यहाँ पर धर्मशास्त्र जो है वहाँ पर अस्पृश्यता के बारे में बातें की गई है, यानी कि छुआछूत के बारे में बात की गई है। तो किस अवधारणा को क्या है, अस्पृश्यता की अवधारणा को किस चरण में स्पष्ट रूप से रखा गया है? तो धर्मशास्त्र चरण में, ठीक है।
नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बुद्ध के बारे में है, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्होंने बौद्ध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और फिर बोधि वृक्ष के नीचे, उसके बाद उन्होंने वैदिक धर्म को त्याग कर दिया था, सही है, उन्होंने उत्तम सत्य का उपदेश दिया था। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शंस जो है वो सही हैं इनके बारे में, इसलिए 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी में संत शंकराचार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में 4 धार्मिक केंद्र, आपको मालूम है एक के ऊपर में अभी रिसेंट में 1-2 साल पहले उत्तराखंड में जो जोशी मठ है वो क्या हुआ था, धंसने लग गया था, तब ये सारी चीज़ें फिर से निकल करके आई थी। तो ये बिल्कुल सही है कि 4 धार्मिक केंद्र जो हैं उन्होंने बनाए थे, 4 अलग अलग दिशाओं में, कोनों में। ठीक है, मठ जो जिनको बोला जाता है। अगला जो है, उन्होंने बौद्ध धर्म जैन धर्म के प्रसार का प्रतिकार किया था और उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था और इन्होंने वेदांत का प्रचार किया था। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। प्रयाग को तीर्थराज जो है वो शंकराचार्य ने नहीं बोला था। ठीक है, ये बुद्धा के समय में वो सारी चीज़ें चल रही थी, इसलिए आपका 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ये अलग अलग धर्म शास्त्रों में बोला गया है तीर्थराज के बारे में, ना कि शंकराचार्य ने बोला है। ठीक है, इसलिए 61 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव किसने मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखने वाली लड़ाई। तो तराई का जो द्वितीय युद्ध था वहाँ पर जो है आपको दिखाई देगा कि मुस्लिम प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ठीक है, तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उनके जो 2 बेटे थे उनके ऊपर में सादा दारोमदार था। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अष्टप्रधान एक मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान नाम से दिख रहा है कि इसमें 8 अलग अलग मंत्रालयों को एक तरीके से हेड करने के लिए मंत्री थे। कहाँ पर थे ये, मराठा प्रशासन के अंदर थे। ठीक है, एक अष्ट ग्रुप जो है वो किसी राजा के समय में भी था, कृष्ण राय आई थिंक सो, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ बात अष्टप्रधान के बारे में हो रही है, इसलिए 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन था। तो बख्तियार खिलजी जो था वो बिहार का पहला मुस्लिम विजेता था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आएगा, अभी रिसेंट में नालंदा को रीओपन किया जा रहा है और उसको इन्हीं बख्तियार खिलजी साहब ने डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, तो इसलिए भी ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए पता होना चाहिए। बिहार का पहला मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी, 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें उन्हें क्रम में व्यवस्थित करिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर बात कर लीजिए दोहरिया, बाकी 3 जो युद्ध होंगे, जैसे कि सामूगढ़ को छोड़ दिया जाए, ये तो औरंगजेब के बच्चों के बीच में लड़ाई चल रही थी। ठीक है, तो औरंगजेब के बच्चों के नहीं, शाहजहां के बच्चे, औरंगजेब तो खुद ही लड़ रहा था इसमें, तो शाहजहां के जो 4 बच्चे थे, दारा आपको, औरंगजेब और उसके और 2 भाई, तो उनसे रिलेटेड था। ठीक है, तो ये 1657 के अराउंड में ये युद्ध चले। बाकी तीनों जो युद्ध हैं वो आपके हुमायूं से रिलेटेड है। ठीक, तो दोहरिया का युद्ध जो है वो 1532 के अराउंड में हुआ है, चौसा जो है वो 1539 में हुआ होगा और कन्नौज जो है वो 1540 में। तो अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो आपको सबसे पहले दिखेगा ए होना चाहिए, उसके बाद में होना चाहिए 4, देन होना चाहिए आपका 2 और फिर होना चाहिए लास्ट में शामूगढ़ यानी कि 3। 1 4 2 3 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, तो मैंने अभी आगे आपको बताया था कि प्लासी का युद्ध जो है वो जून में हुआ था, यहाँ पर पता चल गया 23 जून को हुआ था। तो 23 जून 1957 को सिराजुद्दौला और हुगली नदी के तट पर रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, युद्ध के तुरंत बाद जगत सेठ बंधुओं के सहयोग से मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, तो यही था वो दगाबाज आदमी मीर जाफर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। उसके बाद मीर कासिम आए थे, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो जस्ट प्लासी का युद्ध है उसके बाद में मीर जाफर जो है वो सत्ता पे बैठे थे। तो 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 का चार्टर अधिनियम के लिए निम्नलिखित में से आपको बताना है कि चार्टर अधिनियम 1813 था, उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोविजंस थे। ठीक है, तो कौन सा सही है ये बताना है। पहला, सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारतीय व्यापार को खोलना,
ठीक। दूसरा है भारत में आधुनिक विज्ञान के प्रसार के लिए कंपनी के संसाधनों का आवंटन। तीसरा है चाय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त होना। देखिए 1813 का जो चार्टर था चाय और चीनी को छोड़ के बाकी सब के लिए खोल दिया गया था, तो तीसरा तो गलत हो गया। चाय का जो एकाधिकार है वो बाद में समाप्त किया गया था 33 में, चाय और चीन के साथ व्यापार ये सब, ठीक है। दूसरा है पहला स्टेटमेंट देखिए कि सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए ये खोला गया था व्यापार, तो सही बात है। और यहाँ पर विज्ञान से रिलेटेड कोई चीज़ों के बारे में बात उस समय में इतनी नहीं हुई थी, ठीक है, तो ये भी जो होगा वो गलत होगा, ठीक है। तो बाकी दोनों गलत हो गए, सही आपसे पूछा था केवल एक सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ठीक है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि गंडामक की संधि नॉर्थब्रुक, श्रीरंगपट्टनम की कार्नवालिस उस समय में थे, यानदूब की संधि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, केवल और केवल ये जो है कार्नवालिस वाला यही सही है, ठीक है। और उसके बाद में क्योंकि 1799 के अराउंड यानी 92 के अराउंड में ये तीसरी जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, फिर 99 में तो टीपू जो है वो क्या हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो कार्नवालिस के समय में ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ठीक है। और उसके बाद में यानदूब की संधि आपको मालूम है कि ये जो है वो बर्मा के साथ में हुआ था, इस समय में बेंटिंग नहीं थे, ये पहले ही हो चुका था, ठीक है। तो बेंटिंग जो बाद में 33 में आए हैं तो उससे पहले यानदूब की संधि हो चुकी थी, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 होगा। कहाँ पे दिखाई दे रहा है, केवल 2, तो 69 का आंसर बी जो होगा वो सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले ठगी का दमन विलियम बेंटिंग ने किया, एल्बर्ट बिल रिपन लेकर के आए थे, रिपन के समय में आया था, रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग घेरे की नीति, और वर्नाक्यूलर प्रेस कर्जन, वर्नाक्यूलर प्रेस जो है वो कर्जन के समय में नहीं आया था, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी आपको दिखाई देगा ठगी, एक तो कर्नल स्लीमैन का नाम आता है ठगी प्रथा के लिए, और फिर बेंटिंग के समय में ये सारी चीज़ें हुई थी। एल्बर्ट बिल के बारे में रिपन सही है, घेरे की नीति वॉरेन हेस्टिंग के बारे में सही है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो आपके कर्जन के समय में नहीं आया था। आपको बताना क्या था, कौन सा सुमेलित नहीं है, 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गांधीवादी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना तैयार की थी, ठीक है। उसके बाद में इस योजना में कृषि पर अधिक बल दिया गया था। इस योजना ने स्वनिहित गांवों के साथ साथ भारत के लिए एक विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना को स्पष्ट किया था। तो तीनों ही चीज़ें सही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट्स, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली शामिल है। तो वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक क्या होती हैं, जो कि आपके जो 1934 का एक्ट है आरबीआई का, उसके तहत आती हैं। साथ के साथ में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसके तहत क्या होती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है बीआरए में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इसके तहत विनियमित होती हैं। और जो आरबीआई के 1934 के जो शेड्यूल पूरा अधिनियम है उसकी धारा 46 के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इन श्रेणी के अंदर जिन बैंकों को शामिल किया जाता है, पहली बात तो अनुसूचित बैंक जो कि 46 धारा आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 46 के अंदर आती है, उनको अनुसूचित। इसके अलावा जो भी बैंक होती हैं उनको गैर अनुसूचित में डाला जाता है। और रीजनल जो बैंक है, रीजनल रूरल जो बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, वो भी आपका एक कैश शेड्यूल बैंक की तरह ही आता है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। तो भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली, वाणिज्यिक बैंक के कहने का क्या मतलब है, लेन देन सारी चीज़ें जो है कमर्शियल पर्पज से की जा रही हैं। तो इस तरीके से अनुदान वगैरह नाबार्ड देने का काम करते हैं कि वो लोन बांट रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पर्पज जो होता है वो कमर्शियल होता है, लाभ कमाना भी पर्पस होता है कहीं ना कहीं। तो उस हिसाब से आपका 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा वैसे तो, बट 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि के कारण हो सकते हैं। अब कीमतें किस कारण से बढ़ सकती है, इसके बारे में कि सामान्य स्तर में वृद्धि कैसे हो जाए, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला तो आय के स्तर में वृद्धि हो जाए। आय अगर आपकी बढ़ गई है, मान लीजिए आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे ज़्यादा। और अगर मार्केट में लोगों को पता है, सप्लायर्स को पता है कि आप इस सामान को बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो वो उसके दामों को बढ़ा देगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर हो सकता है कि आय के स्तर में वृद्धि से क्या हो जाए, सामान्य कीमतों में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए। दूसरा है कम ब्याज दरें। अगर आपका ब्याज दर कम है, इसके पास
इसका मतलब क्या है, आपके पास पैसा ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, और पैसा ज़्यादा होता है ना तो वो क्या करता है, वो कहते हैं ना कि पैसा ज़्यादा हो तो काटने लगता है, फिर वो खर्च करने की तरफ जाते हैं। यहाँ पर खर्च करने के लिए अगर ज़्यादा जाएंगे तो फिर वही सप्लाई वाला मामला आ जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो जो सप्लायर है वो उसको और महंगा भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से फिर से क्या होगा, कीमत बढ़ जाएगी। अगला है जनसंख्या में वृद्धि। हो सकता है कि कीमतों में सामान्य वृद्धि जो हो रही है वो जनसंख्या वृद्धि के कारण भी हो रही हो, क्योंकि बर्डन जो है वो सप्लायर्स के ऊपर में बढ़ जाता है। तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो गई, सप्लायर जो है वो एक मिनिमम अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट ही सप्लाई कर सकते हैं, यानी कि प्रोड्यूस कर सकते हैं। जनसंख्या बहुत बढ़ गई है तो अब वो क्या करेंगे, दामों को बहुत बढ़ा देंगे, सो दैट क्या हो सके कि कम लोग ही आकर के खरीदें, मुनाफा तो उनको ऐसे भी हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि तीनों ही फैक्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करते हैं, सही प्रूफ करते हैं। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी चीज़ें सही हैं, डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, सभी चीज़ों की वजह से कीमतों में सामान्य वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी है। तो ये जो है अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र का सिद्धांत पुस्तक लिखी है, बुक लिखी है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सबसे पहले तो संकीर्ण धन यानी कि नैरो मनी अत्यधिक तरल होती है। आपको मालूम है M0, M1, M2, M3 इस तरीके से अप टू M4 तक जाता है मामला, ठीक है ना। तो यहाँ पर M0 या नैरो मनी क्या होती है, जिसमें कम एक तरीके से तरलता ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, जिसको आप बहुत जल्दी से एक्सचेंज कर सकते हैं कैश वगैरह के फॉर्म में, या फिर जो है इस तरीके की प्रतिभूतियाँ जिसको आप बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, लिक्विफाइड कर सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो ब्रॉड मनी होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बैंकिंग के भी जो उधार हैं वो भी चीज़ें होती हैं, फिर इनमें से जो संकीर्ण मनी होती है उसको भी उसमें शामिल किया जाता है इस तरीके से। तो एक बार आप इसको जा कर के देखिएगा। फिलहाल हम यहाँ पर स्टेटमेंट देखते हैं कि संकीर्ण धन नैरो मनी अत्यधिक तरल होता है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, व्यापक धन यानी कि मनी के स्रोत सरकार को शुद्ध बैंक ऋण है, उपयुक्त में से कौन सा सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यापक मनी होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है, इंक्लूडेड। तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पे मनी के जो स्रोत हैं वो सरकार को शुद्ध बैंक ऋण है, ठीक है। तो इस हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट सही है। वैसे ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 76, लाफर वक्र के बीच एक संबंध है, ठीक है। लाफर वक्र क्या बताता है, बेसिकली जो होता है वो टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू, इसके बीच में जो है रिलेशन बताता है। यहाँ पर आपको टैक्स रेट दिखाई देगा, कर की दर क्या है, और इधर आपको रेवेन्यू यानी कि राजस्व दिखाई देगा। इसके बीच में जो आपका संबंध होता है वो आपका लाफर वक्र दिखाता है कि किस तरीके से कौन कौन से टैक्स रेट के ऊपर में कितना टैक्स कलेक्शन जो है या रेवेन्यू का कलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट को हो रहा है, ठीक है। तो कर, राजस्व और कर की दर, इसके बीच में जो संबंध होता है उसको लाफर वक्र बोला जाता है। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है, पूंजी बाजार से संबंधित है। पूंजी बाजार में दीर्घावधिक निधियां होती है, दीर्घकालिक निधि होती हैं। पूंजी बाजार बेसिकली जहां से आपका असेट वगैरह क्रिएट हो रहा है, FDI वगैरह आ रही है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर में आती है, ठीक है। बाकी अल्प निधि जो होती है और नगद और लंबी और छोटी दोनों अवधि के फंड्स होते हैं वो आपके पूंजी बाजार में नहीं आते, पूंजी बाजार में दीर्घकालिक निधियां आती हैं। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 78 है, किसी राष्ट्र में जनसंख्या विस्फोट की जनसंख्या दर में अनियंत्रित वृद्धि किस ओर इशारा करती है, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट से आपको समझ में आ रहा है कि क्या होगा, जन्म बहुत ज़्यादा और मृत्यु बहुत कम, ठीक है। तो आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है जिसमें जन्म दर में वृद्धि हो और मृत्यु संख्या जो हो वो कम हो जाए, उसको आप क्या कहेंगे, जनसंख्या का विस्फोट हो गया, बूम आ गया है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो 78 का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 79, बिहार में किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो सहरसा जो है बिहार में वो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है, इसलिए याद रखिएगा 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 1632 में पटना बिहार में अपना कारखाना स्थापित किया था। PYQ देखेंगे तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आएगा। सबसे पहले डचों ने क्या किया था, 1632 में पटना और पटना में, जो कि बिहार की कैपिटल है, वहाँ पर अपना कारखाना स्थापित किया था। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पटना साहिब निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है? तो 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनसे रिलेटेड है। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की क्षमता और संभावनाएं हैं? तो देखिए सबसे ज़्यादा कृषि के ऊपर में डिपेंडेंसी है, तो कृषि से रिलेटेड जो है वो सबसे ज़्यादा आपको क्या है, उद्योग की संभावनाएं दिखेंगी। दूसरा, उद्योग वगैरह का मामला था पहले, लेकिन झारखंड जब अलग हुआ तो बहुत सारे जो बिहार का दक्षिणी पार्ट है उसका जो बहुत सारा मिनरल्स वाला एरिया जो है वो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में चला गया है। इसलिए अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उद्योग क्षमता की संभावनाएं कहाँ पर है, तो कृषि क्षेत्र में फिलहाल है अभी फिलहाल। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हर साल 22 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस का महत्व क्या है? तो ये जो 22 मार्च है ना, इसी दिन 1912 में बिहार जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। फिर फाइनली जो है वो उड़ीसा से भी अलग हुआ था 1932 के अराउंड में। वो चीज़ें भी है एक बात को, लेकिन 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से, पहले आपको मालूम है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, लेकिन 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार बाहर हो गया। 22 मार्च को ये हुआ था, इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, 1839 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है राहुल सांकृत्यायन जी जो हैं वो बिहार से रिलेटेड हैं। आपने बहुत अलग अलग मैटर्स में इनका नाम सुना होगा बिहार के रिस्पेक्ट में। तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंबारी सत्याग्रह से इनका रिलेशन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंडल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो है वो कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोयल नदी। ठीक है, मंडल बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी में? तो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देता है कि कोशी बेल्ट जो है वो नदी है, बाढ़ लेकर के आती है। बाढ़ जब चली जाती है तो बहुत एक उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो ज़मीन पे छोड़ करके जाती है, और उसकी वजह से आपको दिखाई देगा कि कृषि अच्छी होती है। तो जलोढ़ मिट्टियाँ जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा बिहार में आपको हर क्षेत्र में दिखाई देंगी। तो 86 गंगा बेल्ट के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए भी तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा वहाँ पर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है? तो रोहतास जिले में जो है वो नहीं है। बाकी ये जो नवादा, जमुई, मुंगेर ये दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल बिहार का जो दक्षिणतम एरिया है वहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आपको क्या दिखाई देंगे, धारवाड़ वाले एरियाज, लेकिन रोहतास जो है वहाँ पर आपको धारवाड़ दिखाई नहीं देगा, इसलिए 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर है, भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितना अंतर है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आएगा, लगभग 5.5 घंटे, यानी कि 5 × 5:30। ठीक है ना, 5 घंटे 30 मिनट का जो डिफरेंस है वो आपके इंडिया और जो ग्रीनविच लाइन है 0 डिग्री यहाँ पर बोला जाता है, जहाँ से टाइम वगैरह सेट किया जाता है, उसके बीच में गैप है। ठीक है, तो 5.5 घंटे का गैप है, ये ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलगिरी की पहाड़ी पर वेस्टर्न और ईस्टर्न, ये जो आपका एरिया है यहाँ से आपको वेस्टर्न ढलान वाला एरिया यहाँ पर आपको दिखाई देगा। बेसिकली यहाँ पर तमिलनाडु वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको नीलगिरी जो है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में मिला हुआ एक पॉइंट दिखाई देगा। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन के मामले में बिहार का क्या स्थान है? तो दूसरा स्थान है, और सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन वेस्ट बंगाल में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आंकड़े जैसे जैसे आते हैं डाटा चेंज होता रहता है। लेटेस्ट डाटा जब भी एग्जाम है उसके पहले जो लेटेस्ट डाटा आया है करंट अफेयर्स मैगजीन में या फिर ऑफिशियल साइट पे, वहाँ से जा करके देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा की तुलना में वसा बहुत अधिक ऊर्जा देती है। सही है जी, वसा जो है वो अच्छी खासी ऊर्जा देती है। दूसरा स्टेटमेंट, वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं, ये भी सही है। तीसरा है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत में पपीता, चावल, शकरकंद आते हैं। ठीक है, तो तीनों ही चीज़ें जो हैं वो सही हैं। आपसे पूछा क्या था कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसलिए कोई भी नहीं आएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सबसे पहले नेफ्रोलॉजी किडनी से संबंधित है, पक्षी विज्ञान पक्षियों का अध्ययन लिखा ही हुआ है, मनोचिकित्सा मानव मस्तिष्क और व्यवहार का अध्ययन है, और अस्थि विज्ञान जो है वो हड्डियों का अध्ययन है। ठीक है, तो ये जो है चारों के चारों आपको दिख रहे हैं सही। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा आंसर जो मैच तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप मनोचिकित्सा में कुछ डिस्प्यूट अगर आपको लग रहा है तो आप सी के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज 92 जो है वो थोड़ा सा इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, सारे के सारे ऑप्शन आपको सही दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। एक दो क्वेश्चन तो आयोग जो होता है उसमें भी गड़बड़ी होती है, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आप संभाल लीजिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, दिल की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पेस मेकर, वेगस तंत्रिका, सहानुभूति तंत्रिका, तीनों ही चीज़ें जो हैं वो दिल के हार्ट बीट से रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए उपयुक्त सभी जो होंगे वो दिल की धड़कनों से संबंधित हैं। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी व्यायाम के दौरान निम्नलिखित में से किसके संचयन के कारण हमें पैरों में ऐंठन हो जाती है? तो वो होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बेसिकली क्या होता है, आपके मसल्स वगैरह जो होते हैं उसमें स्टोर होता है, ठीक है। तो और इसको एक तरीके से फैट भी माना जाता है। तो ये बोला जाता है कि भारी व्यायाम जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो वो लैक्टिक एसिड जो है वो इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से ही पैरों में कई बार ऐंठन हो जाती है, ठीक है। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कोरोनरी धमनी रोग अक्सर किससे पीड़ित होते हैं? तो जो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग होते हैं ना, उनको ये कोरोनरी धमनी से रिलेटेड, आर्टरी से रिलेटेड डिजीज होती है। बेसिकली क्या होता है कि आर्टरी जो होती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ जाती है इट मीन्स क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही फ्रीली नहीं हो पाएगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो हार्ट अटैक फिर स्ट्रोक वगैरह के केसेस होते हैं। तो कोरोनरी धमनी रोग जो है वो बेसिकली उक्त रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, खाना पकाने के दौरान गर्मी से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? आपको पता होना चाहिए, दो ऐसे विटामिन हैं बॉडी से निकल जाते हैं। ऑप्शन जो विटामिन बी, विटामिन सी, पसीने वगैरह हो तो निकल जाता है वो बॉडी से पानी के थ्रू में, यूरिन वगैरह के थ्रू, इसलिए ये दोनों चीज़ें बार बार लेने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि गर्मी के दौरान कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा लें, अलग चलिए बाकी सारी चीज़ों को साइड में रख दीजिए, गर्मी में पसीने बहुत आते हैं तो आप इससे भी पहुँच सकते थे कि विटामिन सी जो होगा वो पसीने के थ्रू निकल जाता होगा। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी जो है वो निकल जाता है बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं है? तो यहाँ पर जो होगा आपका राइट आंसर क्या होगा, हेक्साक्लोरोफेरॉन। ये जो एंटीबायोटिक नहीं, एंटीसेप्टिक है, बाकी सारे एंटीबायोटिक है। अब एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक में मेन डिफरेंस क्या है? तो एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनको मारने का काम करते हैं, लेकिन जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरियाज को मारने का काम करते हैं, ठीक है, स्पेशली। तो यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये तीनों चीज़ें जो है बैक्टीरिया को मारते हैं, बट ये जो हेक्साक्लोरोफेन है ये क्या है, सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, ये एक एंटीसेप्टिक है। पूछा क्या था, कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, प्रतिजैविक नहीं है? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो गलत कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। सबसे पहले बात की जाए अगर डीजल इंजन की, ये रोडोल्फ डीजल नाम में ही है। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल पुरस्कार इनके नाम पे दिया जाता है। डायनेमो माइकल फेराडे, ये भी सही है। रेडियो की खोज जो है वो जिलेट ने नहीं की थी, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया था कि कौन सा गलत है, 98 का राइट आंसर हो जाएगा। केवल 4 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? यहाँ पर भी आपको बताना है। सबसे पहले समय सेकंड में मापा जाता है, विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो सेल्सियस में नहीं केल्विन में मापा जाता है, ठीक है। बेसिकली तापमान के बीच में अंतर का जो अध्ययन होता है उसको थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है, और इसको केल्विन से मापा जाता है। बाकी लंबाई को मीटर से मापते हैं। तो गलत कौन सा है ये पूछा था, ओनली 3 जो है वो गलत है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, झूले पर बच्चे की गति क्या कहलाती है? तो झूले पर बच्चे की गति जो होती है वो पीरियोडिक या फिर आवधिक गति होती है। अब आवधिक गति क्या होती है, एक टाइम पीरियड के अंतर्गत एक टाइम में एक मोमेंट में बच्चा पीछे भी जा रहा है और फिर उसमें आ रहा है, ठीक है। ये जो टाइम है ना बिल्कुल फिक्स है कि इतने, अगर स्पीड के हिसाब से इतने मिनट में आना जाना उसका चल रहा है, जिस तरीके से एक पेंडुलम चलता है, तो उसको क्या कहते हैं, आवधिक गति कहते हैं। बाकी वृत्तीय गति किसी सर्कुलर मोशन में अगर मूवमेंट कर रहा है, रैखिक गति किसी भी ऐसे बिल्कुल एकदम सिंगल लाइन है जिसके ऊपर में मूवमेंट हो रहा है, तो ये चीज़ें तो होंगी नहीं। झूले में क्या होता है, एक पेंडुलम की तरह बच्चा जो होता है पहले सेंटर में आता है, फिर पीछे को जाता है, फिर आगे को आता है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, आवधिक गति कहते हैं, इसलिए 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अवसादन। अवसादन यानी कि इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब पानी को आप मिला रहे हैं, उसमें कोई चीज़ मिला रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो नीचे बैठ जा रही है, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। तो 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बल के मात्रक में व्यक्त बल का परिमाण जो है वो क्या होता है? तो न्यूटन से इसको डिनोट किया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 102 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा है, फोर्स के। नेक्स्ट, किस कंपनी ने हाल ही में मार्च 24 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में भारतीय नौसेना
के लिए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट का 5वें और 6वें जहाज एग्रे और अक्षय का लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और आपको करंट में दिखाई दे देगा ये क्वेश्चन। जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड हैं, इन्होंने इसको क्या किया है, नौसेना को सौंपा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका नाम याद रखिएगा, ये जो अक्षय वगैरह हैं इनको याद रखिएगा। बेसिकली ये भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नरम होती है और चाकू से काटी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि नमक जो होता है, सोडियम और साथ के साथ में पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम दोनों बहुत नरम होती है, चाकू से काट सकते हैं। तांबे को आप चाकू से काट सकते हैं क्या, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 101 और सी जो होगा वो दोनों ही हैं जिसको आप चाकू से काट सकते हैं। तो 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वसा किस रूप में जमा होती है। तो जो टिश्यूज होते हैं आपके, वहाँ पर आपका जो फैट है वो जा करके इकट्ठा होता है। ठीक है, तो 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, इसके बारे में बात करनी है। तो निमोनिया हो गया, टीबी और हैजा, तीनों ही बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इन्फ्लुएंजा है वो आपका क्या है, एक तरीके से वायरस होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में आपने सुना होगा, तो ये वायरस से होने वाला डिजीज़ है। यहाँ पर जीवाणुजन्य नहीं है पूछा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र जो होती है, ओजोन होल का अर्थ क्या होता है। तो ओजोन जो होती है ना, ओजोन ऐसा नहीं कि उसमें छेद हो जाते हैं, वो लेयर जो है वो पतली होती चली जाती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि ओजोन परत का पतला होना जो होता है उसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसके वेग आधा कर दिया जाए तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा। ठीक है, तो एक समान रहता है, इसको याद कर लीजिएगा या फिर फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा इसको। आपको इसको दिखाई देगा, फिजिक्स वाला जो आपका चैप्टर है, फिजिक्स वाला नहीं, फिजिक्स में जो चैप्टर है उसमें यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पिंड का द्रव्यमान दोगुना अगर कर दिया जाए और उसका वेग जो है वो, यानी कि आपका जो m है उसको बढ़ा दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए, और जो उसका वेलोसिटी है उसको क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो संवेग जो होता है रैखिक संवेग हाफ mv² का फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, उससे निकालेंगे आप तो वो समान ही रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया है आपसे, ये फॉर्मूला बेसिकली याद होना चाहिए। 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में F1 और ऑप्टिकल केंद्र के बीच में एक वस्तु रखने पर किस प्रकार की छवि बनती है। फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं बीपीएससी के अंदर में, और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यूपीपीएससी जो होता है उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, वहाँ पर बायो के क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिखेंगे। बट हमारे लिए क्या ज़रूरी है, जिस तरीके से ट्रेंड बदल रहा है उसके हिसाब से फिजिक्स बायो कम ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो भी सिलेबस डिफाइंड है, हमें जितना पता है कि इस सेगमेंट से चीज़ें आती हैं उसको बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 109 का क्या है, उत्तर दर्पण के फोकस यानी कि F1 और ऑप्टिकल केंद्र के बीच में एक वस्तु रखने पर किस प्रकार की छवि बनेगी। तो आभासी और सीधा, बहुत सारे कंडीशंस हैं, 3-4 कंडीशंस है। आप जाकर के फिजिक्स का चैप्टर रिवाइज करिएगा, जहाँ पर लेंस वाला टॉपिक होता है, कहाँ पर कितने दूरी पर कितने फोकस पर कोई चीज़ रखने से उसका प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है वो अनंत पे यानी कि इन्फिनिटी पे बन रहा है या फिर एक जैसा बन रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो 109 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी के तापमान पर क्या अंतर पड़ेगा। ठीक है, अगर वायुमंडल ही नहीं है तो क्या होगा, दिन के दौरान बढ़ेगा तापमान और रात के दौरान कम हो जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, वायुमंडल होने की वजह से उसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं और जितना जो सनलाइट आता है वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। वायुमंडल में जो गैसेज होती हैं कई सारे उसको ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, इसलिए टेम्परेचर जो थोड़ा सा राइज होता है। और यही ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी है आज के समय में, पॉल्यूशन की वजह से जो है वो छोटे छोटे कण बहुत ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व करके रख रहे हैं। ठीक है, बट अगर तापमान होता ही नहीं तो दिन में क्या होता, दिन में टेम्परेचर बढ़ जाता, सनलाइट आती तो, और रात में सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर चली जाती तो क्या हो जाता, तापमान ठंडा हो जाता। इसलिए राइट आंसर 1110 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो किलोवाट जो है वो ऊर्जा की इकाई नहीं है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर किलोवाट प्रति घंटा है, न्यूटन मीटर है और जूल है, बाकी किलोवाट जो है वो ऊर्जा की इकाई नहीं है। ठीक है, तो 111 का राइट आंसर होगा बी।
नेक्स्ट है, सर्किट का विश्लेषण करने के लिए किस मूल नियम का पालन किया जाना चाहिए? तो किरचॉफ के नियम के द्वारा क्या किया जाता है? कोई सर्किट जो होता है उसके कहना चाहिए कि उसका विश्लेषण किया जाता है। तो 112 का राइट आंसर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अवतल दर्पण लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसमें से पूछा गया है कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है। देखिए, जो अवतल लेंस होता है, एक कॉन्क्लेव और कॉन्केव और कॉन्वेक्स के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो कॉन्केव होती हैं, कॉन्केव लेंसेस होती हैं, उसकी फोकस दूरी नेगेटिव में होती है। जो कॉन्वेक्स होते हैं यानी कि जो उत्तल होते हैं, उनकी फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव में होती है। और जो समतल दर्पण होते हैं उनकी जो इन्फिनेटिव में चली जाती है। इसलिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? तो देखिए 8 राज्यों से गुजरती है। ये है आपका गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड और आपका कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। यहाँ से आपके जो है वो, यहाँ आप 8 स्टेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से जो है वो आपके कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर आपको सिर्फ त्रिपुरा और मिजोरम ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी उड़ीसा और असम से नहीं गुजरती। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पूछा क्या था? कौन सा सही है, ठीक है। तो 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। त्रिपुरा और मिजोरम से इनमें से क्या है? कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का समय इंग्लैंड से कितना आगे है? तो ये 5 घंटे 30 मिनट। बिल्कुल ग्रीनविच जो लाइन है वो यहीं से आपको गुजरती हुई दिखाई देती है। और वहाँ की तुलना में हमारे यहाँ पर कितना गैप है? 5 घंटे 30 मिनट का गैप है, 5.5 घंटे का। इसलिए आपको दिखाई देगा 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, सही है बताना है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको बोला जाता है? शुक्र को, राइट है। सभी ग्रह दीर्घ पथ यानी कि एलोंगेटेड पाथ के ऊपर में सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। दीर्घ पथ बोला जाता है कि एक ये आपका सन हो गया और इसके अराउंड में ये जो एलोंगेटेड पाथ होता है उसके बीच में क्या होता है? पूरे सारे जो ग्रह हैं वो आपके घूमते रहते हैं। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट होगा 116 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर चोटियाँ दी गई है यानी कि शिखर हैं और कौन सी पहाड़ी पे आते हैं। ठीक है, तो गुरु शिखर ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है? आपका राजस्थान वाले एरिया में है। अब राजस्थान में कौन फेमस है भाई? राजस्थान में तो अरावली रेंज ही फैली हुई है। उसके बाद में अगर धूपगढ़ की बात की जाएगी तो धूपगढ़ आपका MP के अंदर है। ये अगर आपको मालूम है तो सतपुड़ा चले जाइए। तो डी का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। अब देख लीजिए ए का 2 और डी का 4 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। यहीं से आपको पकड़ में आ जाता। फिर क्या होगा? डोडा बेटा आपके नीलगिरी में है और अन्नामुडी जो है वो अन्नामलाई में है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। इंद्रावती नेशनल पार्क जो है वो आपका कहाँ पर आता है? छत्तीसगढ़ में बस्तर वाले एरिया में आता है। तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग क्यों दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सबसे पहली बात तो कि चंद्रमा के कारण जो 27 दिनों में पृथ्वी एक परिक्रमा कर लेती है। ठीक है, तो 27 दिनों में परिक्रमा करने की वजह से साथ के साथ चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूमने की वजह से ऐसा लगता है कि भाई हमें आधा भाग ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चूँकि पहला तो बात यह है कि पूरी पृथ्वी को घूमने में भी 27 डेज लग रहे हैं और चंद्रमा को भी अपनी धुरी पर एक एंगल घूमने के लिए 27 डेज ही लग रहे हैं। इसलिए हमको हमेशा उसका आधा पार्ट ही दिखाई देता है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन जो सही है, दोनों ही कारण है, इसकी वजह से जो है हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। तो 119 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मैकाल श्रेणी कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है वहाँ पर मैकाल है, आपको पता होना चाहिए। और आपको सिहावा पर्वत वगैरह भी चीज़ें पता होनी चाहिए। महानदी का ओरिजिन कहाँ कहाँ है इसको भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैकाल श्रेणियाँ आपको जो है MP में भी फैली हुई हैं बट मोर अप्रोप्रिएट छत्तीसगढ़ में दिखाई देंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। ठीक है, तो यहाँ पर है पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा। अब ये इसमें से कौन कौन सी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। एटलीस्ट इन 3 की तो सहायक नदियों के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। सभी की सभी जो है वो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। ठीक है,
112 उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित में से कौन सा दी गई पहाड़ियों का सही क्रम है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको आना है, यानी कि आपको टॉप टू बॉटम इस तरीके से आपको आना है और बताना है पहाड़ियों का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले दिया गया है महादेव पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियों और सतमाला पहाड़ियों के बीच। उसके बाद में अच्छा आपको सीक्वेंस बताना है इसमें कि पहले महादेव पहाड़ी आती है, फिर कैमूर आती है, सतमाला आती है, या फिर कौन सा सीक्वेंस है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैमूर की पहाड़ियां सबसे ऊपर आती हैं, फिर महादेव, फिर सतमाला। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा 112 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। अरावली रेंज को सबसे पुराना और विशिष्ट पर्वत बोला जाता है, तो अवशिष्ट पर्वत बोला जाता है, तो 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 23 मार्च 2024 को दुनिया भर में मनाए गए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय यानी कि थीम क्या रखी गई थी। तो यहाँ पर थीम रखी गई थी एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, याद रखिएगा थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो ये पता होना चाहिए, उपल कुंडू जो है उन्होंने ये काम किया है, तो 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने हाल ही में मार्च 24 में किस राज्य या यूटी में बेगोनिया नरहरी नामक नई रंगीन फूल वाले पौधे की प्रजाति खोजी है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में, नाम याद रखिएगा कौन सा है, बेगोनिया नरहरी फूल की प्रजाति है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसने हाल ही में मार्च 24 में दूसरी बार इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो आसिफ अली जरदारी ये जो हैं क्या बने हैं, याद रखिएगा पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति। 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है उस पूर्व राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में द कॉन्स्पिरेंसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो बुक का नाम क्या है, द कॉन्स्पिरेंसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। इंग्लिश में नाम पढ़ना ज़्यादा इजी होता है, इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्सेशन बहुत टफ। ठीक है, तो 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गोटाबया राजपक्ष जो है वो श्रीलंका के, आपको मालूम है पूरा जो कहानी हुई थी उस समय में, तो ये श्रीलंका से हैं पूर्व राष्ट्रपति। और 128 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने लिखी है द कॉन्स्पिरेंसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध हिंदी और मैथिली लेखिका उषा किरण खान का फरवरी 2024 में निधन हो गया है और उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था। तो अभी 2015 में ही इनको ये मिला था। नाम याद रखिएगा, उषा किरण खान है, कहाँ से हैं ये याद रखिएगा इनको, और ये बेसिकली मैथिली से रिलेटेड है, मैथिली लेखिका हैं, बिहार से रिलेशन है इनका। इनको पद्मश्री मिला हुआ है और इनका फरवरी में निधन हुआ है। कब इनको पद्मश्री मिला है, तो 2015 में इनको पद्मश्री मिला है। अगला क्वेश्चन है 2023 में कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन के निकला है। तो लंदन। यहाँ पर बोला गया है कि कुछ 1-2 किलोमीटर जाने के लिए आपको कई मिनट का समय, कई घंटों का समय लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो 130 का राइट आंसर होगा लंदन सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर। अगला है वेल बोन्स छवि के लिए अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो एलेक्स डॉसन जो है उनको अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दिया गया है। ठीक, तो 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2023 में आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु को घटा करके 50 वर्ष करने का निर्णय लिया है। तो झारखंड ने क्या किया है, वृद्धावस्था में यानी कि जो ओल्ड एज है उसमें जो एज लिमिट है उसको कम कर दिया है, 50 ईयर्स कर दिया है पेंशन के लिए। तो ये होगा 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश को ब्रह्मोस निर्यात करेगा। तो ये फिलीपींस को हमने, ठीक है, लिया किससे है ये भी पता होना चाहिए, रशिया से हमने लिया है, बट हम निर्यात किसको करेंगे, फिलीपींस को। तो 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77th जो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार है, बाफ्टा जिसको बोला जाता है, इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है। ओपनहाइमर कई सारे अवार्ड्स जीते इस फिल्म ने, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए COP14 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ? उज्बेकिस्तान जो है उनका समरकंद है वहाँ पर, उसमें हुआ है। 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जानवरों के लिए, प्रवासी जानवरों के लिए जो सम्मेलन किया गया था COP14। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2024 में लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो अजय माणिकराव खानविलकर। 137 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष चुना है? 2008 में जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष चुना गया था। इसको किसने चुना था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ठीक है, तो 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो नीम हंस जो है एक तरीके से हेल्थ से रिलेटेड जो है पूरा ये इंस्टीट्यूट, और इसको ही इस बार का नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक जो पुरस्कार किसे मिला है? तो हमारे यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक जो है उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का जो है वो अवार्ड मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये डॉक्टर बीना मोदी जी को, अब मोदी है नाम में, याद कर लीजिएगा। आउटस्टैंडिंग वुमेन बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इनको। ठीक है, तो 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये जो है ट्वेल्थ फेल नहीं, यहाँ पर जवान जो है ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो होगा। दादा साहब फाल्के में ट्वेल्थ फेल को भी मिला है, अलग कैटेगरी के अंदर में, अलग जो फिल्म अवार्ड है उसमें, लेकिन दादा साहब फाल्के में अगर पूछा जाए तो जवान जो है उसको मिला है। ठीक है, तो 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन होगा मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय का है? तो ये संस्कृति मंत्रालय इस तरीके के काम करती है। 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर के मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान चलाया है? तो शिक्षा मंत्रालय। जनरली लोग नहीं पहुंच पाएंगे यहाँ तक अगर पूछा जाए तो, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा कि एक तो उसमें चुनाव आयोग है, दूसरा कौन है? शिक्षा मंत्रालय, और इन्होंने मिलकर के मेरा पहला वोट देश के नाम जागरूकता फैलाना। 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो 2024 की तीसरी तिमाही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली है। तो महिला रोबो व्योम मित्र, बहुत पहले भी आपने सुना होगा। 145 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक सोनम का नाम भी आता है, उनकी एज है, लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन वाइज देखा जाए तो शबनम शकील जो है 17 ईयर की एज, 16 to 17 ईयर की एज, इनको अभी तक का यंगेस्ट जो है वो खिलाड़ी माना जा रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये है, बट एक सोनम का भी नाम आता है। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा। 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है शरद कमल, इनका राइट नाम याद रखिएगा। 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है T20 मैच प्रारूप में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके विराट कोहली। हमेशा रनों की बात आती है, कोहली का नाम आता है। 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो ये सनराइजर्स हैदराबाद ने। इस साल रिसेंट में आपने देखा सनराइजर्स हैदराबाद के नाम में ये खिताब जुड़ गया है, तो याद रखिएगा। 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया है? तो सुधा मूर्ति, सभी को मालूम है, बहुत ही अच्छी लेखिका भी हैं, एक समाज सेविका भी हैं, और इन्फोसिस की जो डायरेक्टर हैं उनकी वाइफ भी हैं, साथ के साथ में ऋषि सुनक जी की सासू माँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो 150 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो मैंने स्किप किया हुआ है, बाकी आंसर मैंने आपको सभी का बताया हुआ है। तो अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है इस तरीके से, तो आप हमारे नोटबुक एस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस थे उसको बहुत अच्छे से देखा है हमने, जिसमें जितना बताने की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा डिटेल में हर क्वेश्चन में नहीं गए क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है, फिर देखने आपको पसंद नहीं आएगा, तो इसलिए भी हमारी मेहनत भी वेस्ट ना जाए और आपका काम भी हो जाए, आपको आंसर्स मिल जाए आपके क्वेश्चन के, सो दैट आप एनालाइज कर पाएँ टेस्ट देने के बाद में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कोई क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो वो क्यों हुआ, क्या इसका आंसर होगा। एक दो क्वेश्चन में हमेशा
हमेशा डिस्प्यूट रहता है, कई बार हमसे भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं या कई बार आंसर की में मिस्टेक होती है, उसको आप देख लीजिएगा। रिवाइज आंसर की आपको दे दी जाएगी और ह्यूमन एरर सबसे होते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि 100% एक्यूरेट आपके लिए चीज़ें लेकर के आएँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, बहुत अच्छा आप यहाँ से आप एनालिसिस लेकर के जाएंगे और प्राइज़ मनी भी जीतेंगे। सबको ऑल द वेरी बेस्ट।